स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों की जो अपनी तैयारी बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से चल रही होगी और अब हमारे एग्जाम्स बस कुछ ही दिन बाद है। इंस्टीट्यूट जो बेटा हमारे पास है वो मॉक टेस्ट पेपर जो है वो रिलीज करता है जस्ट अटेम्प्ट से पहले, और उसके दो मॉक टेस्ट पेपर आते हैं हर सब्जेक्ट के। एक सीरीज 1 कहलाया जाता है, एक सीरीज 2 कहलाया जाता है। सो सीरीज 1 मार्च में बेसिकली इंस्टीट्यूट के द्वारा हुई थी इस मई 22 के अटेम्प्ट के लिए, और जो सीरीज 2 है वो अप्रैल में कंडक्ट करी गई थी। मैं इस वीडियो के अंदर आप सही बच्चों के साथ में यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं जो मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 विच वाज कंडक्टेड इन मार्च 2022, उसका पेपर फॉर हमारा पेपर नंबर 1 दैट इज अकाउंटिंग का। सो अगर किसी बच्चे को उस मॉक टेस्ट पेपर के अंदर में कहीं पे भी किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट था तो इस वीडियो के अंदर मैंने बेटा आप देखेंगे तो टाइम स्टैम्प्स भी आपके पास बने हुए जिसके जरिए आप उस स्पेसिफिक क्वेश्चन तक भी अपने पास जा सकते हैं। जस्ट रेफर द डिस्क्रिप्शन। तो हम अपने पास में ये मॉक टेस्ट पेपर को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट के पुराने एग्जाम्स में भी ऐसा वो हुआ हुआ है कि मॉक टेस्ट पेपर से डायरेक्टली इंस्टीट्यूट जो है क्वेश्चन पूछता है अपने मेन एग्जाम में, तो इसलिए इसको करके जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम अपने पास अब शुरू करते हैं मॉक टेस्ट पेपर जो सीरीज 1 है, जो आपके पास पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग का है, उसका डिस्कशन शुरू करना जी। तो मॉक टेस्ट पेपर 1 इंटरमीडिएट ग्रुप 1 पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग, बिल्कुल बेटा ये पेपर का जो पैटर्न होता है उसी बेस पे मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट के द्वारा लिया जाता है यहां पर में। एंड हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कंपलसरी होता है और साथ के साथ बाकी जो होते हैं 5 क्वेश्चन उसमें से हमें कोई भी 4 क्वेश्चन करते हैं, 20 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज प्राइमरीली फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो पहला क्वेश्चन आ रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन लाइन विद द प्रोविजंस ऑफ एएस नंबर 1, ऑल्सो गिव द रीजन फॉर योर आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन एएस 1 से आ रहा है पार्ट ए, जिसके अंदर पहला पॉइंट है, certain fundamental accounting assumptions underline the preparation and presentation of financial statements. They are usually specifically stated because their acceptance and use are not assumed. बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमारे पास जो है बच्चों को मेरे नोट्स में करे जाते हैं और ये भी क्वेश्चन वही है, तो ये पहले भी इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया है ना। यहां पर में फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions जो हमारी 3 होते हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल, उसके बारे में क्या कहा जाता है कि वो तभी डिस्क्लोज करी जाती है जब आपके पास में उन्हें हमने फॉलो नहीं किया है। डिस्क्लोजर तब जरूरत होती है, और यहां पे वो कह रहा है दे आर यूजुअली स्पेसिफिकली स्टेटेड बिकॉज देयर एक्सेप्टेंस एंड यूज इज नॉट एज्यूम। भाई उनको तो एज्यूम किया जाता है, तो जिसको एज्यूम किया जा रहा है उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो एज्यूम करा ही जा रहा है। तो स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास बेटा, फॉल्स होगी। सो हमारे पास पहले का आंसर आ रहा है फॉल्स, ठीक है जी। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस अंडरलाइन तो करती है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, they are usually not specifically stated, अलग से नहीं बताते because their accepted use are assumed. Disclosure तभी जरूरत है अगर उनको फॉलो नहीं करते, ठीक है ना। सेकंड पार्ट, if fundamental accounting assumptions are not followed in preparation and presentation of financial statement, a specific disclosure is not required. So अगर उनको फॉलो नहीं कर रहे तो डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है। अरे तभी तो हमें डिस्क्लोजर की जरूरत होती है, तो अगर असम्पशंस को फॉलो नहीं करते हैं तब हमें डिस्क्लोजर देना पड़ता है। तो अगेन जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है जी, फॉल्स है, क्योंकि आपके पास इनका स्पेसिफिक डिस्क्लोजर जो है उनको जब फॉलो नहीं करते हैं तो फैक्ट हमें क्या देना पड़ता है बेटा, डिस्क्लोज करना पड़ता है, ठीक है ना। सो 3 असम्पशंस कौन सी, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल। देन अगला है, ऑल द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज adopted in the preparation and presentation of financial statement should form part of the financial statement। बिल्कुल सही बात है, जो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हमारी होती है बेटा वो पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाई जाती है, ठीक है ना। सो बिल्कुल सही बात है, इट इज ट्रू। So to ensure proper understanding of the financial statement, it is necessary that all the significant accounting policies adopted in preparation and presentation of financial statement should be disclosed. The disclosure should form part of the financial statement and उन्हें एक ही जगह पे दिखाया जाता है, सिंगल प्लेस बेसिकली दिखाया जाता है। So आपके पास they form an integral part of the financial statements. Then next है, any change in an accounting policy जिसका material effect है उसे disclose करना चाहिए, बात तो सही है। Where the amount by which item in the financial statement is affected by such change is not ascertainable, जहां पे अमाउंट को ascertain नहीं कर सकते, wholly or in part the fact need not to be indicated, तो ये बात गलत हो गई क्योंकि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में बेटा अगर हम अमाउंट असर्टेन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट फैक्ट को तो हमें बताना पड़ता है कि हमने पॉलिसी चेंज करी है, हमने पॉलिसी चेंज करी है, ठीक है ना। तो यहां पे स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहां पे हमारे पास मेन चीज ये कि द फैक्ट डू बी इंडिकेटेड, अगर आपके पास अमाउंट असर्टेनेबल नहीं होता है कि चेंज की वजह से कितना अमाउंट में फर्क पड़ रहा है तो फैक्ट जरूर बताना पड़ता है।
देयर इज नो सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज जो एप्लीकेबल टू ऑल सर्कमस्टांस। बिल्कुल सही बात है, कोई एक सिंगल लिस्ट नहीं है, अलग अलग आपके पास एरियाज, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को डिपेंड करते हुए अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी एक्सेप्टेबल हो जाती है। सो ट्रू, देयर इज नो सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज जो एप्लीकेबल है सारे सर्कमस्टांसेस में। डिफरेंट सर्कमस्टांसेस जिसमें एंटरप्राइज ऑपरेट करते हैं ना सिचुएशन ऑफ डिवर्स एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, मेक ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स एक्सेप्टेबल। और रीजन मैं ये नहीं बोलूंगा, इवन इन द एग्जाम आपके पास पूरा आपको ये 4 लाइंस लिखने, 2 लाइंस 2.5 लाइंस आर मोर देन सफिशिएंट बिकॉज 1 मार्क का एक होता है बेटा। सो आपके पास मेन आंसर आ गया और फिर उसकी जस्टिफिकेशन आ गई, ठीक है ना। देन सेकंड क्या है, दिस इज फ्रॉम एएस नंबर 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पहला पार्ट है एंटिटी ए कैरी करते बेटा प्लांट एंड मशीनरी अपनी बुक्स में 2 लाख रुपीज में, जो डिस्ट्रॉय हो गई फायर में। मशीन्स वर इंश्योर्ड न्यू फॉर ओल्ड एंड रिप्लेस करा इंश्योरेंस कंपनी से विद न्यू मशीन्स जिनकी फेयर वैल्यू 20 लाख है। तो आपकी किताब में मशीन दिख रही थी 2 लाख की, उनको आग लग गई, वो खत्म हो गई। और हमारी इंश्योरेंस ऐसी है न्यू फॉर ओल्ड, मतलब हमें जब भी इंश्योरेंस कंपनी देगी न्यू मशीन ही आपको देगी, और जो न्यू मशीन्स आ रही है जब दी जा रही है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा वो फेयर वैल्यू उनकी है बेटा 20 लाख। ओल्ड डिस्ट्रॉयड मशीन वर एक्वायर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, वो लोग लेके पुरानी को, एंड द कंपनी डिड नॉट रिसीव एनी कैश कंपनी, कोई कैश कंपनसेशन नहीं आ रही है आपके पास में, उनसे सीधा मशीन आ रही है जिसकी फेयर वैल्यू आपकी 20 लाख है। बताओ कैसे एंटिटी इनको अकाउंट फॉर करेगी। तो कैसे करा जाएगा बेटा, हमारे पास बोला जाता है कि जो मशीन आ रही है एक्सचेंज करके फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एक्वायर्ड और गिवन ऑफ व्हिचएवर इज मोर क्लियर एविडेंट, तो हमें फेयर वैल्यू उसकी पता है। सो 20 लाख वो फेयर वैल्यू पे दिखाई जाएगी नई वाली मशीन एज अ रिसीवेबल आपके पास। सो यही चीज यहाँ पे आ रही है। एंटिटी ए शुड अकाउंट फॉर लॉस दिखाया जाएगा पीएनएल में ऑन डी रिकॉग्निशन ऑफ द कैरिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीन इन अकॉर्डेंस विद एएस 10। सो जो पुरानी जा रही है उसका तो लॉस, क्योंकि वो खत्म हो गई तो पुराने का लॉस दिखा दिया जाएगा हमारे पास, और सेपरेटली रिकॉग्नाइज करा जाएगा एक रिसीवेबल के तौर पे, गेन के तौर पे इन द इनकम स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम इंश्योरेंस प्रोसीड वन रिसीट इज वर्चुअली सर्टेन। द रिसीवेबल शुड बी मेजर्ड एट द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट जो प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस। तो हमारे पास एक्चुअली में जो एंट्री आपकी डल रही है दैट इज पीपी डेबिट हो रहा है टू इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, वो जो कि पीएनएल में चला जाएगा। वो फायदा है हमारे लिए 20 लाख का और उतने से पीपी डेबिट हो जाएगा, और जो 2 लाख का था आपके पास वो क्या था, नुकसान था, वो लॉस पीएल में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, वो लॉस रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, ओमेगा लिमिटेड एक सुपरमार्केट चेन है, वो रेनोवेट कर रही है अपने मेजर स्टोर्स को। द स्टोर विल हैव मोर अवेलेबल स्पेस फॉर स्टोर प्रमोशन आउटलेट्स आफ्टर द रेनोवेशन एंड विल इंक्लूड अ रेस्टोरेंट। तो स्टोर का बेसिकली क्या चीज है बेटा, हमारे पास में ज्यादा स्पेस बन जाएगी और उसके अंदर एक रेस्टोरेंट भी आ जाएगा, ठीक है ना, रेनोवेशन का। मैनेजमेंट बजट प्रिपेयर कर रही है फॉर द ईयर आफ्टर द स्टोर रीओपन्स। तो बजट बनाए जा रहे हैं जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ रीमॉडलिंग एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ 15% इंक्रीज इन सेल है, कि हमारी सेल भी बढ़ जाएगी जैसे ही जो है रेनोवेशन कंप्लीट होगी, जिससे नए कस्टमर्स में आएंगे। डिसाइड करो क्या ये कैपिटलाइज कर सकते हैं रीमॉडलिंग कॉस्ट को कि नहीं एज पर प्रोविजंस ऑफ एएस 10। द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। जगह ज्यादा हो जाएगी आपके पास, सेल ज्यादा बढ़ जाएगी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है। सो खर्चा आपके पास क्या किया जाएगा बेटा, कैपिटलाइज किया जाएगा। सो द एक्सपेंडिचर इन रीमॉडलिंग विल क्रिएट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ 15% इंक्रीज इन सेल। मोरओवर आपके पास उसे मेजर भी करा जा सकता है रिलायबली, आपको पता है कितना खर्चा लगना है, तो देयरफॉर उसे कैपिटलाइज कर दिया जाएगा एएस 10 के हिसाब से। तो उसे अमाउंट को क्या कर दिया जाएगा, कैपिटलाइज आपके पास करा जाएगा इन लाइन विद एएस नंबर 10। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। देन हमारे पास अगला जो पार्ट आ रहा है बेटा, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कैश फ्लो। आपके पास जो आपका पार्ट आ रहा है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो फॉलोइंग इज द कैश फ्लो which is abstracted of the Alpha Limited for the year ended 31st March 21. Now here is the आपके पास कैश फ्लो एब्स्ट्रैक्ट, बेसिकली वो हमें एक तरीके का कैश अकाउंट दे रहा है और हमें उससे बेसिकली जो बनानी बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है AS3 के हिसाब से। तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग जस्ट बाइफर्केशन करनी है और ये डायरेक्ट मेथड आपके पास आ रहा है। सो ओपनिंग कैश एंड बैंक तो सबसे लास्ट में चला जाएगा। जो शेयर कैपिटल है बेटा, शेयर्स इशू करे कौन सी में जाएगा सर, ये जाएगा फाइनेंसिंग में जाएगा, फाइनेंसिंग इनफ्लो है। तो एक एक करके हम देखते जाते हैं। तो मैं फाइनेंसिंग में आपके स्टिक कर देता हूं, इनसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ गया 5 लाख प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है ना। देन कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 3,50,000, ये कहां जाएगा सर, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स तो 350 वहां पे आ जाएगा। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आपका ट्रेड रिसीवेबल 3,50,000, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है ना। देन इससे अगला हमारे पास दे रहा है सेल ऑफ मशीनरी 70,000,
तो ये इन्वेस्टिंग के अंदर जाएगा, मशीनरी का बेचना, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा मशीनरी का सेल 70,000, सेल ऑफ मशीनरी 70,000। देन पेमेंट्स पे जाते हैं, पेमेंट फॉर अकाउंट पेबल, तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स ऑपरेटिंग आउटफ्लो 90,000, तो 90,000 जो है आपके पास आउटफ्लो है, माइनस हो जाएगा। फिर जी सैलरी वेजेस देना, ओवरहेड्स देना, दोनों क्या ही है सर, ऑपरेटिंग आउटफ्लो है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो 25 एंड 15, तो 25 एंड 15 वहीं पे आ गया। देन मशीनरी खरीदना 4 लाख की, तो मशीनरी खरीदी गई है 4 लाख की, ये किस में जाएगा सर, इन्वेस्टिंग आउटफ्लो है, तो 4 लाख की परचेज ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टिंग आउटफ्लो। देन डिबेंचर्स रिडीम करे 50,000 के, दिस इज फाइनेंसिंग, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फाइनेंसिंग है, उनको पे करा जा रहा है, तो ये आपके पास आ गया डिबेंचर्स रिडीम फाइनेंसिंग 50,000, ठीक है ना। देन हमारे पास है बैंक लोन रीपे किया बेटा 2,50,000, अगेन फाइनेंसिंग, बैंक लोन की रीपेमेंट हो रही है, फाइनेंसिंग है 2,50,000 का, यस सर, बैंक लोन आपके पास आ गया। और फिर है इनकम टैक्स पेड, जो टैक्स पेड है 155, कुछ नहीं बताता तो ऑब्वियसली किस में जाता है, ऑपरेटिंग में जाता है, अनटिल अनलेस किसी और एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड हो, क्या लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वगैरह हो, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, तो वो इन्वेस्टिंग में जाएगा, अदरवाइज टैक्स पेड इज ऑपरेटिंग 155, तो ये हमारा ऑपरेटिंग में आ जाएगा 155 जी, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ गया। तो हमारे पास चीजें सारी डल गई, हम चेक कर सकते हैं कैश व ऑपरेटिंग वाले में क्या आ रहा है बेटा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस है, टैक्स माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई 65। इन्वेस्टिंग के अंदर में आप देखेंगे सारी वैल्यूज ठीक हो चुकी है, ये नेट यूज इन आया, और यहाँ पे भी आपके पास जो है वो फ्लो फ्रॉम आपके पास आ गया है, ये 2 लाख का, ये फ्रॉम है आपके पास, यूज इन नहीं है, और फाइनली आया नेट डिक्रीज आ रहा है इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 65,000 का। जैसे हम अपने पास में ओपनिंग का कितना ऐड करेंगे बेटा, 80 ऐड करेंगे, तो वी विल टेली विद क्लोजिंग 15, तो 80 आपके पास ओपनिंग ऐड करा और क्लोजिंग आ गया 15 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और वो आपके पास बन गया। अरे कैश अकाउंट है, उसी को कन्वर्ट करा इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, 3 हिस्सों में बांट के वही आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाती है, वेरी इजी पार्ट, ठीक है ना। देन नेक्स्ट जो इसके अंदर बेटा फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट, वो है हमारे पास में 1 अप्रैल 18 को एएस नंबर 12 से रिलेटेड है, XYZ लिमिटेड को गवर्नमेंट ग्रांट मिली है 100 लाख की फॉर एन एक्विजिशन ऑफ न्यू मशीनरी जिसकी कॉस्ट है 500 लाख, तो एक ग्रांट मिल रही है 100 लाख की, एक नई मशीन खरीदने के लिए 500 लाख की ग्रांट मिली और क्रेडिट कर दी कॉस्ट ऑफ एसेट में, तो एसेट की वैल्यू को कम किया गया। लाइफ स्पेन बेटा कितनी है, 5 साल है, मशीनरी को डेप्रिसिएट कर रहे 20% WDV है, रिफंड करना पड़ा इंटायर ग्रांट को 2 अप्रैल 2021 को ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस जो गवर्नमेंट ने इंपोज करी थी एट द टाइम ऑफ अप्रूवल, हमने कंडीशंस पूरी नहीं करी, तो 3 साल बाद जाके 1 अप्रैल 18 के बाद 2 अप्रैल 21 को 3 साल बाद जाके इफेक्टिवली हमारे पास इसको रिफंड करना पड़ा। कैसे डील करेंगे रिफंड ऑफ ग्रांट को, इस 12 के हिसाब से, तो बेटा हम अपने पास पढ़ते हैं कि जब ग्रांट मिली है, अगर आपने एसेट की वैल्यू को कम किया है, आपके पास जो मेथड 1 2 बोले जाते हैं, तो ये पहला मेथड है बेसिकली डिडक्टेड फ्रॉम दी वैल्यू ऑफ द एसेट, तो उस केस के अंदर 3 सालों की डेप्रिसिएशन तो नेट पे चली रही होगी, जिस साल रिफंड होगा उस साल में जाके एसेट की वैल्यू बढ़ा दी जाएगी और डेप्रिसिएशन प्रोस्पेक्टिवली लग जाएगी, द वैल्यू ऑफ द एसेट विल बी इंक्रीज एंड द डेप्रिसिएशन विल बी प्रोवाइडेड ऑन द रिवाइज बुक वैल्यू प्रोस्पेक्टिवली, आने वाले सालों की चेंज हो जाएगी। तो 500 में से 100 लाख गया वैसे तो 400 लाख रहेगी कॉस्ट एक तरीके से, पहले साल की डेप्रिसिएशन 20% WDV 80, फिर 320 आया, फिर अगले साल की 20% 64, 256 आया, फिर अगले साल की 20% 51.2, आपके पास 204.8 आया, और फिर रिफंड को हमने इसी में ऐड कर दिया बेटा, रिवाइज बुक वैल्यू आ गई 304.8। अगर ये रिफंड मई में जून में हुआ होता तो बेटा पहले वो 1 महीने या 2 महीने की डेप्रिसिएशन लगती, क्योंकि रिफंड हो ही 2 अप्रैल को रहा है, तो इफेक्टिव एक दिन को तो हम इग्नोर कर रही है, तो आपके पास इसकी वजह से डेप्रिसिएशन उस साल नहीं लग रही, तो 304.8 पे अब डेप्रिसिएशन लगनी शुरू हो जाएगी आपके पास में ओवर द रेजिडुअल वैल्यू। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम बोलते हैं कि जब भी रिफंड होता है बेटा अमाउंट जो है फिक्स एसेट का, अगर उसे क्रेडिट किया था कॉस्ट से तो उसे रिकॉर्ड करते हैं बाय इंक्रीजिंग द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, ठीक है ना, जितना अमाउंट रिफंड किया, और डेप्रिसिएशन रिवाइज बुक वैल्यू पे लगती है प्रोस्पेक्टिवली ओवर द बची हुई जो यूजफुल लाइफ है उस पे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जो पहला क्वेश्चन आपका था विद रिस्पेक्ट टू योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन बेटा,
जो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है ये फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, जो फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज बोलते हैं, वहां पे हमें बैलेंस शीट और पीएनएल बनाने से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है श्री लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल है 50 लाख रुपीस डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच और बुक्स बैलेंसेस शो कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन अगेन विच इज डन इन द आपके पास लेक्चर्स में किया जाता है, सेम क्वेश्चन है, एक बार के लिए हमारी प्रैक्टिस होगी यहाँ पे। और हमसे क्या मांग रहा है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बना दीजिए और बैलेंस शीट भी बना दीजिए उस सारे की इन लाइन विद शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग। और जिसके अंदर में उसने मेरे से कुछ चीजें बोली है, कुछ एडजस्टमेंट्स आ रही है। ऊपर जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी चीजें उनका सिंगल इफेक्ट आ जाएगा और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स है। जैसे इन्वेंट्री बोल रहा है वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर 708 है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है बेटा वेजेस की और बिजनेस एक्सपेंसेस की। डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी प्लांट एंड मशीनरी इंजीनियरिंग टूल्स पैटर्न्स फर्नीचर फिक्सर, तो डिडक्शन के रेट्स दे दिए। प्रोवाइड करने 25,000 एज डाउटफुल डेट्स आफ्टर राइटिंग ऑफ 16,000 एज एडिशनल बैड डेट, तो ये फर्दर बैड डेट और प्रोविजन है। और इनकम टैक्स की प्रोविजन है 30%। ये एडजस्टमेंट्स है जिनके दो इफेक्ट हमारे पास आएंगे, ठीक है ना। लाइक डेप्रीसिएशन का क्या होगा, खर्चा डलेगा पीएनएल में और बैलेंस शीट में एसेट में से वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक एक आपके पास पीएनएल में चला गया और एक आपका करंट एसेट्स में आ गया। तो इस तरीके से हमें चीजें सारी करनी है ना। हम अपने पास बेटा इसको बनाना शुरू करते हैं और हम देखते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर्मेट में, वैसे चाहे बैलेंस शीट पहले फिर पीएनएल, एज अ स्टूडेंट हमारे लिए बैलेंस शीट हम पहले नहीं, हम पहले पीएनएल बना रहे होते। तो मैं अपने पास पीएनएल पे जैसे एक बार के लिए चलता हूँ, उसके आइटम्स को टिक करना शुरू करते हैं, एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपके पास बेटा सेल्स की वैल्यू है दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 36,17,000। मैं आपका स्टिक करता चलूंगा सारी चीजें जो भी रेलिवेंट है तो हमारे पास पता चलता रहेगा। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स आ गया 36,17,000। देन हमारे पास है अदर इनकम। अदर इनकम में बेटा दो चीजें आ रही है, एक रेंट का है क्रेडिट। क्रेडिट से पता चल रहा है कि ये आपके पास क्या है, ये आपको रेंट जो है मिला है वो है, क्योंकि यहाँ डेबिट क्रेडिट करके ट्रायल बैलेंस नहीं दिया तो अकेले वर्ड रेंट से पता नहीं चलेगा ना, तो उसने लिख दिया क्रेडिट मतलब जो इनकम है। और एक ट्रांसफर फीस मिली है, तो ये दोनों आपके पास इसी में आ जाएगा 30,000 एंड 6,500। तो ये बन गया टोटल में 36,500। नोट नंबर 8 भी दिया हुआ है, मैं नोट नंबर 8 में भी आपको दिखा देता हूँ। ये दोनों आपके पास आ जाएगा 36,500। 36,500 हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे डल जाएगी, टोटल इनकम हमारी आ गई। फिर खर्चे पे चलते हैं, हमारी परचेजेस की वैल्यू दे रखी है। सर परचेजेस की वैल्यू हमारे पास है 1232,500, तो 1232,500 हमारे पास यहाँ पे आ गया। फिर आता है बेटा चेंज इन इन्वेंट्री। यहाँ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है नहीं, वो मैन्युफैक्चरर के केस में होता है रॉ मटेरियल का। चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 665, दिस इज ओपनिंग स्टॉक है। और क्लोजिंग स्टॉक बेटा नीचे दिया हुआ है, उसका सिंगल इफेक्ट हो गया। यहाँ पे एक्चुअली में दो टिक्स होंगे इनके, क्योंकि एडजस्टमेंट्स है तो दो आपके पास इफेक्ट आएंगे। सो यहाँ ओपनिंग माइनस क्लोजिंग 665 माइनस 708, तो ये 6 माइनस 708 आया माइनस 43,000। फिर अगला है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। वेजेस का खर्चा दिया है 1368 और साथ के साथ 25,000 बेटा इनका आउटस्टैंडिंग भी है जो नीचे एडजस्टमेंट्स में दिया, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर वेजेस। तो 1368 प्लस 25,000 है, तो नोट में देख लेते हैं 1368 है एम्प्लॉय बेनिफिट में प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस 25,000, तो टोटल बन गया 13,93,000। तो ये 1393 हमारे पास आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। फिर हमारे पास क्या रहा है, फॉर फाइनेंस कॉस्ट आ रहा है। तो फाइनेंस कॉस्ट में हमारे पास बेटा क्या क्या चीजें आ रही है, अगर हम देखें इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है बैंक ओडी का, हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है, यस सर इंटरेस्ट दे दिया हमें बैंक ओवरड्राफ्ट का 1,11,000, तो ये आपके पास 1,11,000 आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है ना। तो 1,11,000 हमारे पास आ गया इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके सर, तो ये फाइनेंस कॉस्ट में हमारा डल गया, ठीक है जी। सो फाइनेंस कॉस्ट हमारे पास आ गया 1,11,000। देन आपके पास आता है डेप्रीसिएशन का खर्चा। तो डेप्रीसिएशन का तो जो आपका बन रहा है यहाँ पे अलग से बना लीजिए, नहीं तो जो फिक्स एसेट वाला पीपी का हमारा बनता है उसी से आ जाएगा डेप्रीसिएशन का खर्चा। तो यहाँ पे करके दिया हुआ बेटा हमें जो है फिक्स एसेट्स जो दिए हुए है, जैसे मैं एक एक करके देखता हूँ बेटा क्या क्या रेट्स दिए हुए। हमें प्लांट एंड मशीनरी पे 5% है, तो 750 का 5%, 750 का 5% आपके पास हुआ, आप चेक कर सकते हैं। मैं पूरा टिक इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो पीपी वाले समय में हो जाएगा 37,500। फिर आपके पास इंजीनियरिंग टूल्स पे 20% है, तो 150 का 20% हो जाएगा। 150 का 20% कितना हुआ आपके पास में, ये हमारा आया 30,000 रुपीज। फिर हमारे पास में पैटर्न्स के ऊपर 10% है, सो पैटर्न्स आपके पास है बेटा 375 की, 375 का 10% आ जाएगा विच इज 37,500।
फिर हमारे पास में बेटा अगला है द लास्ट वन, फर्नीचर फिक्सचर का 10%। तो फर्नीचर फिक्सचर आपका 150 है, उसका 10% बेटा आ जाएगा, तो 10% आया 15,000। ये टोटल हमारी डेप्रिसिएशन बन जाती है सारी की सारी इन चारों पे, विच कम्स आउट टू 1,20,000, और जो ऊपर डल जाएगी 120। ठीक है ना, तो 120 आपका की डेप्रिसिएशन। और फिर जितने भी बाकी सारे खर्चे वो कहां डल जाते हैं, अदर एक्सपेंसेस में। तो अदर एक्सपेंसेस की लिस्ट में चलते हैं अब जरा हम लोग। तो स्टार्टिंग विद जैसे आपके पास है डिस्काउंट एंड रिबेट 30,000, कैरेज इनवर्ड 57,500। तो 30,000 एंड 57,500, 30,000 57,500 आ गया। देन हमारे पास रेट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस बेटा 55,000 है, वो आ जाएगा 55,000 रेट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, ये रहा 55,000। फिर हमारे पास अगली चीज आ रही है बेटा, लाइन बाय लाइन चल रही है, एडवर्टीजमेंट का 15,000 है, एडवर्टीजमेंट का 15,000 आ गया बेटा, यस बिल्कुल सही है। देन अगली चीज है कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज 67,500, तो 67,500 आ गया। देन आपका बिजनेस एक्सपेंसेस 56, पर बिजनेस एक्सपेंसेस का बेटा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी भी थी 36 नीचे, तो 56 पीएनएल में दिया, ट्रायल बैलेंस में दिया, और 36 आपका आउटस्टैंडिंग है, तो 56 प्लस 36 हो जाएगा, तो ये आपके हो गए 92,000। देन हमारे पास इधर वाली साइड में क्या दिया हुआ है, द रिपेयर टू बिल्डिंग है 56,500, तो बेटा ये आ जाएगा 56,500। और एक आपके पास क्या है सर, बैड डेट से 25,500, पर बैड डेट के बारे में भी नीचे लिखा था 16,000 एडिशनल है, और 25,000 आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। तो 25,500 तो पहले से ही है, 16,000 और एडिशनल हो गए, तो 25,500 प्लस 16,000 हो गया 41,500, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बेटा हमारी कितनी है 25,000 जो हम बना रहे हैं, वो भी यहाँ पे आ जाएगी 25,000। तो सारा कुछ करने के बाद हमारे सारे खर्चे बन जाएंगे, टोटल करेंगे तो सारी चीजें ठीक हो चुकी है 4,40,000। तो 440 हमारा कहाँ चला गया, इन अवर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, इन अवर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। सो ये 440 टोटल डला, और जैसे ही डला आपके पास टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, दोनों का डिफरेंस क्या बन गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 लाख, इन दोनों का आपका डिफरेंस, इन दोनों का हमारा डिफरेंस आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसके ऊपर क्या लगेगी अब, सर टैक्स की प्रोविजन है 30%, तो इसका भी एक सिंगल इफेक्ट हो जाएगा, सेकंड इफेक्ट होगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आ जाएगा। तो 30% कितना बना 120, और फाइनली प्रॉफिट आ गया हमारा 2,80,000। तो ये हमारे पास निकल के आ जाता है बेटा क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि अब बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्या पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। देन मूविंग टुवर्ड्स द बैलेंस शीट पार्ट नाउ। बैलेंस शीट में बेटा सबसे पहले आ रहा है हमारे पास नोट शेयर कैपिटल का, जिसमें ध्यान से ऑथोराइज दे रखे बेटा क्वेश्चन के स्टार्टिंग में 50 लाख, 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच है, इट इज ओनली मेंट फॉर डिस्क्लोजर, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर के लिए हमारे पास है। सो ये हमारे पास वैल्यू आएगी शेयर कैपिटल का जब बनेगा ऑथोराइज का, तो 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच के हिसाब से आया। मेन हमारी जो है इशूड सब्सक्राइब कैपिटल, तो उसके अंदर में अगर हम देखेंगे हमें दे रखे 20 लाख, 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच है, और कुछ कॉल इन एरियर भी है 2 रुपए की, तो 10,000 बेसिकली ऑन अगर बोलूँ तो 5,000 शेयर, ठीक है ना, 2 रुपए की आपकी पेंडिंग है। तो यहाँ पे 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच आपके इशूड में है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप आपकी है 195, और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप 5,008 ईच, क्योंकि 2 रुपए नहीं आए ना, 10 वाले 8 पेड अप, तो ये टोटल कितनी होगी 1950 प्लस 40 1990। हम ऐसे ही अपने पास दिखा देते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका कई बार होता है कि बोल देते हैं हम लोग कि 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड अप, 20 लाख माइनस कॉल इन एरिया 10,000, बात वही है, वो 1990 आपका आ जाएगा। तो 1990 हमारे पास क्या बन गई हमारी कैपिटल की वैल्यू, जो कि दिख जाएगी। फिर हम चलते बेटा रिजर्व एंड सरप्लस पे। तो रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास ओपनिंग पीएनएल का बैलेंस दिया हुआ है, विच इज पीएनएल क्रेडिट, दिस इज 67,000। तो 67,000 हमारा ओपनिंग पीएनएल है, और 280 हमारा करंट ईयर का आया था। तो ओपनिंग है हमारे पास 67, और करंट ईयर में हमारे पास आया 280, तो टोटल कितना हो गया 347। और कोई चीज आपके पास है नहीं यहाँ पे, एप्रोप्रिएशन अगर कोई होती, डिविडेंड दिया होता तो यही माइनस करके दिखाते, किसी रिजर्व में ट्रांसफर करते तो यही एप्रोप्रिएशन दिखाते, तो डायरेक्टली आ जाएगा 347, ठीक है ना। फिर हमारे पास ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी कोई है नहीं आपके पास, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल 240,500, तो वो 240,500 आ जाएगा हमारे पास में।
देन अदर करंट लायबिलिटीज में चीजें आ रही है, वो देख लेते हैं। अदर करंट लायबिलिटीज में चीजें जो आ रही है उनके सेकंड इफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले बैंक ओडी। वैसे बैंक ओडी को हम बेटा शॉर्ट टर्म बोरिंग में भी दिखा सकते हैं, वो भी आपके पास बिल्कुल सही क्लासिफिकेशन है। तो बैंक ओडी आ रहा है 1267, तो वो आ गया 1267। और फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है हमारे, जो कौन कौन से थे सर सेकंड इफेक्ट हो जाएंगे उनके, तो मैं आपके पास डिफरेंट आपके पास पेन से यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तुम्हारा ये भी हो गया है और ये भी हो गया, इसका भी सेकंड में 25 एंड 36 इनका सेकंड इफेक्ट हो गया 25 एंड 36 का। तो ये हो गया टोटल में 61 और टोटल आ गया 1328। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो है, प्रोविजन फॉर टैक्स जो पीएनएल में माइनस किया था लास्ट में 4 लाख का 30%, उसका सेकंड इफेक्ट आ गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, प्रोविजन फॉर टैक्स 120। तो इसका भी सेकंड इफेक्ट हमारा हो गया है, इसका भी हमारा सेकंड इफेक्ट हो गया है, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स का, प्रोविजन फॉर टैक्स का ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास चली जाएगी इन अवर बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट में एक बार देख लेते हैं। यस सर, ये दोनों चीजें यहाँ की और बैलेंस शीट हमारा लायबिलिटी साइड टोटल हो गया। अब चलते हैं एसेट साइड पे। सबसे पहले आया हमारा पीपी। तो पीपी वाले नोट में बेटा थोड़ा सा हमारे पास समय लगेगा क्योंकि यहाँ पे चीजें ज्यादा है, तो ध्यान से देखते चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास जैसे इधर क्या फ्री होल्ड लैंड 1625, तो 1625 एज इट इज आया, इस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, एज इट इज हो गया। देन प्लांट एंड मशीनरी 750 है, प्लांट एंड मशीनरी 750 है, इसके ऊपर 5% डेफिनेट बनी तो इतनी WDV आ गई। फिर हमारे पास है इंजीनियरिंग टूल्स 150, तो 150 के इंजीनियरिंग टूल्स आ गए आपके पास में। ठीक है जी, 150 के इंजीनियरिंग टूल्स आ गए और उस पर डेप्शन लग के 120 वैल्यू आ गई। देन फर्नीचर फिक्सचर अगेन 150, तो 150 के फर्नीचर फिक्सचर पे डेप्शन लगी 15,000, तो 135 है। और फाइनली है आपके पास में पैटर्न 375 के ऊपर आपकी डेप्शन लगी और आपकी वैल्यू आ गई 337,500। कई बार बच्चा बोलता है सर पैटर्न्स है तो इंटेंजिबल में ले सकते हैं, डिपेंड्स इंटायरली ऑन द नेचर ऑफ द पैटर्न्स, वेदर दे आर इन द फिजिकल फॉर्म तो टेंजिबल में है, पीपी आ गया। अगर इन द इंटेंजिबल फॉर्म है तो आपके पास वो इंटेंजिबल में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इंस्टीट्यूट उसे टेंजिबल फॉर्म में मानते हुए यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी सारी 29,30,000, तो 2930 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और इसके साथ ही जो हमारा पीपी वाली सारी चीजें वो होगी और डेप्रिसिएशन के भी सेकंड इफेक्ट हो गए। तो ये डेप्रिसिएशन वाला जितना भी था इसका सेकंड इफेक्ट कंप्लीट हो जाता है हमारा, जितनी भी चीजें थी। ठीक है ना। देन इसके बाद बेटा अगली जो चीज है हमारे पास में वो है आपके पास इन्वेंट्रीज आ रहा है, तो इसका भी सेकंड इफेक्ट हो गया 708 क्लोजिंग स्टॉक है, सेकंड इफेक्ट इसका भी आ गया। यस सर। और अब बचा ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ट्रेड रिसीवेबल में अगर हम देखें बेटा हमारी जो वैल्यू दे रखी थी वो दे रखी है 4,05,000, पर इसमें से जो बैड डेट्स तो बेटा ट्रायल बैलेंस में थे वो तो माइनस हो ही चुके हैं, नीचे फर्दर वालों की बात है ना, तो 16,000 माइनस होंगे। तो 4,05,000 में से 16,000 माइनस हुए। यस सर, ये हमारे डेटर्स बने। और फिर जो प्रोविजन बनाई वो वैसे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में भी कई बार बोल देते दिखा दीजिए, पर बेटर अपने पास क्लासिफिकेशन यही है कि यहीं से माइनस करके दिखाए। तो जो आपने 25,000 की क्या बनाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो ये आपके पास माइनस हुआ और फाइनली वैल्यू आ गई 359,500। तो ये वाली वैल्यू बन गई किसकी ट्रेड रिसीवेबल की। और फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की चीजें बची है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ यही बचा बैंक का बैलेंस और कैश का बैलेंस 20,000 और 8,000। सारी चीजें टिक हो जाएगी, सारी की सारी A to Z, और सारी एडजस्टमेंट्स पे भी 2 टिक आपके हो जाएंगे। 2 टिक इफेक्टिवली मतलब आपके जैसे मैंने डिफरेंट कलर का यूज किया तो वो भी सारे हो जाएंगे। तो आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये वैल्यूज हम अपने पास दिखा देते हैं इन अवर बैलेंस शीट 359,500 28,000। तो हमारा टोटल विल टेली 40,25,500। एंड विद दिस आपका ये प्रॉपर क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का एंड टू एंड कंप्लीट हो जाता है। एक बड़ा क्वेश्चन आपके पास जो था। ठीक है ना। हाँ, सेकंड जो आ रहा है आपके पास में अगर आप देखेंगे भी तो ये 16 मार्क्स का पार्ट था बेटा, तो 16 नंबर का क्वेश्चन था, तो 16 + 4 के हिसाब से 4 मार्क्स का भी हम करने जा रहे हैं। तो ये 16 नंबर का क्वेश्चन था। कह रहे बताइए अंडर विच हेड दीज अकाउंट शुड बी क्लासिफाइड इन द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, बेटा शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग रिजर्व एंड सरप्लस में दिखता है। ग्रुप 2 के अंदर एक चैप्टर आता है एडवांस अकाउंट्स में विच इज ईसॉप का, वहां पे हम सीखते हैं कि इसको दिखाया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में। तो ये आपके पास दिखेगा शेयर होल्डर फंड्स रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है ना।
देन अनपेड मेच्योर डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन। तो बेटा आपके डिबेंचर जो मेच्योर हो गए और अब तक पे नहीं किए तो ये आपके पास आ जाएगा करंट लायबिलिटीज में अंडर अदर करंट लायबिलिटीज, और उनका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो मेच्योर हो चुके हैं, ड्यू आ चुके हैं और अभी तक पे ही नहीं किए, जो अगले 1 साल के अंदर देने होते हैं वो अब दिखते हैं किसमें, शॉर्ट टर्म बोरिंग में, ठीक है ना। फिर अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन द शेयर्स एंड पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट्स, ये बेटा क्या है आपकी कमिटमेंट, ये हमारी क्या है कमिटमेंट, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट, बैलेंस शीट में नीचे दिखता है। और फिर है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये हमारा ऑन दी फेस ही दिख रहा होता है, शेयर होल्डर फंड में ही आ जाता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन आ जाती है, जो क्लासिफिकेशन हमें अपने पास में करनी होती है सही तरीके से, और इसके साथ में आपका ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का जो पहला पार्ट आ रहा है बेटा ये हमारा आ रहा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट से, इन्वेस्टमेंट अकाउंट से हमारे पास आ रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 3, ये पार्ट 1 क्वेश्चन है, मिस्टर विजय एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ जेपी पावर लिमिटेड, और इन शेयर्स की पेड अप वैल्यू है बेटा 10 रुपए पर शेयर। तो 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से इनकी पेड अप वैल्यू है, और ये अलग अलग डेट्स पे खरीदे हैं। फिर हमें बताया हुआ 15 सितंबर को है डिविडेंड मिल रहा है, 12 नवंबर को कुछ एक इवेंट आ रहा है, वेटेड एवरेज कॉस्ट है, और हमें इन्वेस्टमेंट को बनाना है 2 सालों का ईयर एंडेड 31 मार्च 19 एंड 31 मार्च 20। अगेन क्वेश्चन कवर्ड इन द नोट्स, नथिंग न्यू एज सच, बट मेरे नोट्स में पहले से बेटा बच्चों के साथ में कवर्ड है। तो यहाँ पे 2 सालों का साथ आ रहा है 31 मार्च 19 एंड 31 मार्च 20। सबसे पहले जो ओपनिंग में है आपके पास 1 जनवरी को खरीदे 600 शेयर्स 20 रुपीज पर शेयर में, सो 2 बैंक 600 इंटू 20 के साथ में आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास आया 1 जनवरी को 2 बैंक 600 इन शेयर्स है, और 20 के हिसाब से करेंगे तो 12,000 बन जाएगा, 600 20। ये 1 जनवरी 19 को खरीदे, फिर 15 मार्च को खरीदे 900 शेयर 25 रुपए पे, तो 900 इंटू 25 आप करेंगे 25, 22,500 विल बी द परचेज वैल्यू। सो 900 दोबारा खरीदे 22,500, और यहाँ पे पिछला साल कंप्लीट हो गया 31 मार्च 19, क्योंकि 2 साल अलग अलग है, तो टोटल बने 1500 शेयर्स 34,500 कॉस्ट, और ये अगले साल क्या आ गया ओपनिंग आ गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1500 शेयर्स का 34,500। तो नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द जो इस साल की ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आया 20 मई को 1000 शेयर्स 23 पे खरीदे, तो 1000 शेयर्स 23 पे खरीदे, 1000 शेयर्स 23 मतलब 23,000 आ गया 20 मई को। देन 25 जुलाई को 2500 बोनस शेयर्स मिल रहे, तो बोनस शेयर्स में बेटा कोई एंट्री नहीं होती, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं, अमाउंट में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि आपकी जेब से कुछ नहीं जाता, तो 2500 शेयर्स आ जाएंगे बोनस शेयर्स जो है, अमाउंट में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। देन इसके बाद 20 दिसंबर नहीं है ट्रांजेक्शन, 15 सितंबर को आपकी ट्रांजेक्शन आ रही है, डिविडेंड मिल रहा है 3 रुपए पर शेयर, ईयर एंडेड 31 मार्च 19 का, पिछले साल का आपको डिविडेंड मिल रहा है 3 रुपए पर शेयर। नाउ हियर कम्स अ पॉइंट ऑफ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन। बेटा जो शेयर्स आपके ओपनिंग में पड़े हैं, जो ये वाले शेयर्स है ओपनिंग में, ये तो लास्ट ईयर खरीदे थे, इनके ऊपर जो डिविडेंड मिल रहा है वो कौन सी रेवेन्यू नेचर की इनकम है, और वो डिविडेंड कॉलम में जाएगी, और वो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड कहलाया जाता है। तो ये बना 4500 विच इज 1500 इंटू 3, ये आपकी पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, ये आपका डिविडेंड कॉलम में आएगा। और जो शेयर्स आपने करंट ईयर में खरीदे, ये 1000 शेयर्स, इनके ऊपर भी क्या आपको डिविडेंड मिल रहा होगा, चाहे लास्ट ईयर का, यस, क्योंकि ये शेयर्स उस दिन आपके पास है जिस दिन कंपनी डिविडेंड देने जा रही है, पर हक उस बंदे का बनता था, उस पर्सन का बनता था जिससे आपने शेयर्स खरीदे। तो आइडियली आपके पास क्या होगा, उसने आपको महंगे बेचे, इसी वजह से आपके पास ये कहलाया जाता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड, आपकी एक्विजिशन से पहले के पीरियड का डिविडेंड है। तो आप क्या कर लेंगे, अपनी कॉस्ट को कम करेंगे, अपनी कॉस्ट को क्या करेंगे, कम करेंगे बेटा। सो यहां पर में हमारे पास में क्या होगा, 1000 इंटू 3 आपका कॉस्ट कॉलम में जाएगा, 3000 वो आपकी कॉस्ट कॉलम में चला गया, बेसिकली अमाउंट कॉलम में, और कॉस्ट कम हो गई। और जो आपके 2500 बोनस शेयर्स है उस पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो कंपनी ने ही इस साल इश्यू की है, वो कंपनी के द्वारा फ्रेश इश्यू है, तो कंपनी अगले साल से देगी, इस पे आपके पास नहीं आ रहा। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ हमारा डिविडेंड, ठीक है ना। फिर 12 नवंबर को जाके राइट इश्यू आ रहा है बेटा इक्विटी शेयर्स का, 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, 20 रुपए पे, तो हर 5 के बदले 1 शेयर,
और सब्सक्राइब करे 60% शेयर्स और बाकियों को हक को बेच दिया 3 रुपए में बेसिकली, तो किसी और को हक बेच दिया वो 40% का, हमने तो एंट्री डालने जितने सब्सक्राइब करे। तो स्कीम क्या है, 1 फॉर एवरी 5 हेल्ड। तो हमें ये चेक करना है बेटा इस दिन हमारे पास कितने शेयर्स है। 1500 पहले थे, 1000 और लिए 2500 और है बोनस के, तो 5000 शेयर्स के हिसाब से है। तो हमारे पास में 5000 शेयर्स इंटू 1/5 बना 1000 शेयर। हमने बेसिकली अपने पास बेटा 1000 इंटू 60% खरीदे हैं 600, और वो खरीदे हम 20 रुपए पे, और जो बाकी है उनका हक हमने 3 रुपए के हिसाब से बेच दिया। वो अमाउंट सीधा कहाँ जाता है, पैरा 13 ऑफ AS 13 के हिसाब से PNL अकाउंट में चले जाता है। वो अमाउंट कहाँ चले जाता है, पैरा 13 ऑफ AS 13 के हिसाब से PNL में, जो हमने हक बेचा। उसके एक्सेप्शन सिर्फ कम राइट के अंदर में लगती है, ठीक है ना, अदरवाइज नॉर्मल सिनेरियो में कहाँ चले जाता है, PN में। तो ये हमने अपने पास में 600 शेयर्स खरीदे 12,000 के, ठीक है ना। अभी जो खरीदे वही हमारे यहाँ डलेंगे। देन फिर कह रहा है 20 दिसंबर को 1500 शेयर्स आपने बेचे हैं 22 रुपए पे। सो 1500 इंटू 22 33,000 में बेचे हैं। 1500 इंटू 22 आपने बाय बैंक आ गया आपके पास 33,000 में, ठीक है ना। अब जब भी बेचा जाता है तो क्या निकलता है सर, प्रॉफिट लॉस, और उसके लिए निकलेगा बेटा एवरेज कॉस्ट मेथड बोला गया है, और शेयर्स में जनरली वही लगता है। तो यहाँ पे क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल शेयर्स। अब टोटल कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो 34,500 ओपनिंग की थी, 23,000 और है, 12,000 और है, माइनस 3,000, तो 66,500 आपके पास टोटल बनती है। 3,000 माइनस करना नहीं भूलना। और कितने शेयर्स की कॉस्ट है, 5600 शेयर्स की कॉस्ट है। तो पर शेयर आई विल से 11.875 आपकी कॉस्ट आ रही बेटा। तो ये हमारे पास हमने बेचे 1500 शेयर्स को 22 रुपए में, और कॉस्ट आ रही है इतनी, जो कि हमारे पास अगर आप देखेंगे 66,500 अगर 5600 शेयर्स की कॉस्ट है तो 1500 की कितनी है, यही वैल्यूज बनती है ना, चेक कर लेंगे। दैट इज 1781.2.5, और ये वैल्यू बन गया, प्रॉफिट आ गया 15,817.5 का, ये आपका प्रॉफिट आ गया। पर शेयर कॉस्ट वेटेड एवरेज आपके पास वो सेम यहाँ पे रहेगी, क्योंकि इसके बाद कोई और परचेज वगैरह नहीं है। तो ये हमारे पास चीज आ गई 15,187.5, तो ये आपका प्रॉफिट चला गया PNL में। फिर हमारी एक और ट्रांजेक्शन है, एक और बार बेचे हमने 1 फरवरी को 1000 शेयर 24 में, तो दोबारा सेल आया 1000 इंटू 24, यस सर 1000 इंटू 24 24,000, और अगेन जब बेचा तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट लॉस निकलेगा। सेम तरीके से नोट बनाएंगे, तो वही चीज आ गई, अगर 1000 की बेचा है 24 पे, तो इनकी कॉस्ट कितनी है, वो पर यूनिट कॉस्ट तो आपकी सेम ही चल रही है ना, जो कि आप फिर से यहाँ पे वही लिख सकते हैं 66,500 अगर 5600 की है तो 1000 की कितनी हुई, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 12,125 12,125 हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल। तो ये हमारे पास दिखा दिया जाएगा 12,125 प्रॉफिट ऑन सेल। और फाइनली आपके पास में क्या होगा सर, क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने का मतलब बेटा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 3100 शेयर्स बचे हैं, इतनी आपकी कॉस्ट है। और फाइनली जो डिविडेंड है वो भी कहाँ चला जाएगा सर, PNL में चला जाएगा 4500 का। डिविडेंड भी कहाँ चला जाएगा, PNL में चला जाएगा आपके पास टोटल 4500 का, जिससे कि हमारे पास में क्या हो जाता है, ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट इन आपका इक्विटी शेयर्स का जो अकाउंट है, जिसे हम वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज बोलते हैं। नाउ जो पार्ट 2 है बेटा इसका, वो 4 मार्क्स है, ये वाला 8 मार्क्स का था। 4 मार्क्स का जो पार्ट 2 आ रहा है इसमें, वेदर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट कॉस्ट अंडर द हेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ is correct and in accordance with provisions of AS 13. If not, what should be the accounting treatment in such a situation? बेटा लॉन्ग टर्म को कॉस्ट पे दिखाते हैं बट डिमिनिशन प्रोवाइड करते हैं फॉर डिक्लाइन विच इज परमानेंट नेचर अदर देन टेम्परेरी हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेथोडोलॉजी क्या अडॉप्ट करनी चाहिए फॉर असर्टनिंग द प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इफ एनी, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ये AS 13 का जो पार्ट होता है हम अपने पास पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड वहां क्वेश्चन में करते हैं, वही उसने जनरल प्रिंसिपल पूछा है। तो बेटा लॉन्ग टर्म का प्रिंसिपल एट कॉस्ट है बट प्रोवाइड फॉर द डिक्लाइन आपके पास अदर देन टेम्परेरी, ठीक है ना। तो ये जो वो बोल रहा है विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर डिमिनिशन आपके इज करेक्ट एज इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ AS 13 प्रोवाइडेड देयर इज नो डिक्लाइन अदर देन टेम्परेरी इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके पास इज अदर देन टेम्परेरी,
तो आपके पास प्रोविजन की जरूरत पड़ती है फिर, ठीक है ना। रिडक्शन इन द मार्केट वैल्यू नॉर्मली हम कंसीडर नहीं करते, सिर्फ एक अकेला ये नहीं कि मार्केट वैल्यू कम होगी, हम अपने पास में ये चेक करते हैं फैक्टर्स, किस वजह से हुआ, कंपनी को कैश लॉसेज हुए, बहुत बड़े केस हार गई, ऐसा डिक्लाइन जो हमें लग रहा है लंबे समय तक अब शेयर की वैल्यू जो है वो कम ही रहेगी, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ प्रोविजन में बी अ सर्टेन कंसीडरिंग द फैक्टर जो इंडिकेटेड है ए सर्टेन, उसके एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज क्या, उसके एसेट्स क्या, उसके कैश लॉसेज वगैरह कितने, ये सारी चीजों को हम ध्यान में रखते हैं और डिटरमिन करते हैं कि डिक्लाइन जो हुआ है वो टेम्परेरी है कि अदर देन टेम्परेरी। टेम्परेरी है तो ऑब्वियसली आपको प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, अदर देन टेम्परेरी है मतलब परमानेंट नेचर का है तो आप प्रोविजन बनाते हैं, ठीक है ना। यस सर। देन हमारे पास बेटा जो अगला पार्ट आ रहा है दैट इज फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी से रिलेटेड आपके पास ये पॉइंट आ रहा है। सो क्वेश्चन है अ फायर engulfed the premises of a business of Messrs Preet on the morning of 1st of July। तो आग लगी बेटा हमारे पास में मैसर्स प्रीत की प्रीमिसेस में 1 जुलाई को, बिल्डिंग इक्विपमेंट और स्टॉक जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया और सैल्वेज बताई गई है। तो बिल्डिंग इक्विपमेंट स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ और सैल्वेज हमें बताई जा रही है कितनी कितनी है कि बिल्डिंग की 4000, इक्विपमेंट की 2500, स्टॉक की 20000। फॉलोइंग अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक की, जिसके अंदर में इंफॉर्मेशन उसने मुझे सारी दे रखी है और मुझे बोल रहा है कोई डेप्रिसिएशन नहीं है 31 दिसंबर के बाद से। डेप्रिसिएशन के रेट्स दे रहा है बेटा आपको, ये हमारा बिल्डिंग और इक्विपमेंट का यूज में आएगा बाय स्ट्रेट लाइन। जीपी रेट 25% है सेल्स के ऊपर। हमें कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बना दीजिए, हमें स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाना है। तो कितना क्लेम मिलेगा, तो पहले स्टॉक का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा ताकि हम स्टॉक पता कर सके कितना था जिस दिन आग लगी। तो हमारे पास मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा होगा बेटा यहाँ पे। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट वी आर गोइंग टू मेक फ्रॉम 1st of January टू 30th of June, जब तक आग लगी। और हमारे पास चीजें डालनी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग 1,50,000 आया, यस सर ओपनिंग स्टॉक आ गया 150 का। देन परचेजेज आई 950 की और परचेज रिटर्न क्या होगी इसमें से माइनस होगी 12,500। तो 950 माइनस 12,500 937,500। फिर हमारे पास में बेटा कार्टेज इनवर्ड का खर्चा और वेजेस का खर्चा जो दोनों डायरेक्ट एक्सपेंस है तो दोनों ही आ जाएंगे, इनडायरेक्ट होगा तो नहीं आना था। 17,500 और 7,500 दोनों आ गए, ठीक है ना। फिर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न आपके पास आ जाएगा, यस सर 1150 माइनस 40, 1150 माइनस 40 11,10,000। अब इसके अलावा अगर देखेंगे तो बाकी तो फिक्स एसेट्स की है। सीधा आपका जीपी रेट लगेगा बेटा, कितना दिया हुआ है सर, जीपी रेट दिया हुआ है 25% ऑन दी सेल्स, तो 25% अप्लाई होगा ऑन दी सेल्स, 1110 का 25% 277,500 और हमारा क्या निकल के आ गया क्लोजिंग स्टॉक एज अ बैलेंसिंग फिगर। क्लोजिंग स्टॉक एज अ बैलेंसिंग फिगर आपके पास निकल के आ जाएगा 2,80,000। तो ये वैल्यू हमारी क्लोजिंग स्टॉक की आ गई, ठीक है जी। और 280 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक पता चल गया हमें। अब चलते हमारे पास बेटा जो हमें अपने पास देखना है फिक्स एसेट्स का। फिक्स एसेट्स का अगर हम देखते हैं तो बिल्डिंग 375 है, इक्विपमेंट 75,000 है। ये इनकी एक तरीके से कॉस्ट दे रखी है 31 दिसंबर 20 को बता रखा है 375 और 75। और इनकी इकट्ठी की भी डेप्शन कितनी है, डेप्रिसिएशन टिल 31st of December, बिल्डिंग और इक्विपमेंट 125 और 22,500। तो ये आपके पास है इनकी तब तक की डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर तक की। अब इवेंट कब हुआ सर, 30 जून को, तो बेटा 6 महीने की भी तो डेप्शन लगेगी ना, यस सर 6 महीने की भी तो डेप्शन लगेगी, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए। जैसे स्टॉक की वैल्यू जिस दिन आग लगी उस दिन की पता करते हो, वैसे अगर एसेट की बात कर रहे हैं तो जिस दिन आपके पास इंसिडेंट फायर हुआ उस दिन की वैल्यू चाहिए। सो 6 महीने की आपकी डेप्रिसिएशन लग रही है बेटा, जो कि उसने बोला है 5% बिल्डिंग पे 15% इक्विपमेंट में, स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो बेटा जो आपकी कॉस्ट दे रखी है उस पे लेगा, बिल्डिंग पे 5%, तो 5% अगर आप देखेंगे ऑन 375 तो 3,75,000 5% फॉर 6 मंथ्स है, तो डिवाइडेड बाय 2 हो गया मेरा 9,375, बिल्कुल सही है। और इक्विपमेंट के केस में कितनी है 75,000 इंटू उसके में डेप्शन है 15%, तो 15% बनी 11,250 और आधे साल की हो गई बेटा कितनी 5,625, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये हमारी डेप्शन माइनस करके वैल्यू आ गई। और फिर हमने क्या कर दिया इसमें से माइनस कर दिया बेटा सैल्वेज, जो उसने मुझे स्टार्टिंग में दिए थे, बिल्डिंग 4,000, इक्विपमेंट 2,500, स्टॉक 20,000। ऑब्वियसली सैल्वेज मतलब इतनी वैल्यू की चीज बच गई, तो ये वैल्यूज माइनस हो जाएगी 4,000, 2,500 और 20,000। तो आपको पता चल जाएगा आपका कितना फाइनली नुकसान हो रहा है, विच इज योर क्लेम।
तो वो हमारा टोटल करके पता चल जाएगा 5,41,000। तो 541 विल बी अवर फाइनल क्लेम अमाउंट, 541 विल बी अवर फाइनल क्लेम अमाउंट, जिससे हमें पता चल गया कितना हमें क्लेम जो है वो मिलना है, कितना हमें क्लेम जो है वो मिलेगा आपके पास में, एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनी के आगे जो हम पेश कर रहे हैं अपनी तरफ से क्लेम। ठीक है ना। स्टॉक डिस्ट्रॉयड अकाउंट यहां बना के दिया हुआ, उसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन ने सीधा आपसे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम मांगा है। ठीक है ना। यस सर। देन बेटा हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, विच इज फ्रॉम द चैप्टर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जो कि हमारा है सिंगल एंट्री का चैप्टर, सिंगल एंट्री का चैप्टर। तो देखते जरा क्वेश्चन को। क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ चिराग ऑन 31 मार्च 20। सो यहां पे हमें लायबिलिटीज एसेट्स करके सारी चीजें दे रखी है 31 मार्च 20 की। राइट अकर्ड ऑन द नाइट ऑफ 31 मार्च 21, एक साल बाद जाके लड़ाई झगड़े हुए, जिसमें सारी बुक्स और रिकॉर्ड जो है लॉस्ट हो गए। कैशियर हैज absconded विद द अवेलेबल कैश, और जो कैशियर है, जो कैश था बेसिकली, वो बेटा लेके एक तरीके से भाग गया। इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है, पॉइंट्स हमें दे रहा है, हमें कह रहे हैं ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट साथ के साथ बनानी है हमने। तो हमें अपने पास में क्या है, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना है ना। करने का तरीका क्या होता है सर, हम अपने पास एक एक चीज उठाते जाते हैं, उसे प्लॉट करते जाते हैं रिस्पेक्टिव जगहों में, पॉइंट पढ़ते जाते हैं। तो जैसे कि हमारे पास में सबसे पहले हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन की जो एक तरीके से वो दे रखी है उन्होंने बैलेंस शीट, उससे शुरू हो जाते हैं ओपनिंग वाले से। तो जो ओपनिंग कैपिटल है वो कहाँ डलती है सर, ये बैलेंस शीट जो क्लोजिंग बनेगी उसमें ये ओपनिंग कैपिटल के रूप में दिख जाएगा। सो 48,000 हमारी कैपिटल अकाउंट जो है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिख गया 48,000, यहाँ पे दिख गया 48,000 आपके पास जो आ रहा है ओपनिंग बैलेंस। फिर हमें लोन दिया हुआ है बेटा एज इट इज 15,000, तो लोन आपके पास आ गया 15। अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं पे बेटा लोन के बारे में उसकी रीपेमेंट होगी और लोन लिया होगा तो पॉइंट चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। सो हमारे क्वेश्चन में अगर हम एक बार के लिए गो थ्रू करने की बात करते हैं जस्ट अ ग्लिम्स, तो वहां पे कहीं पे लोन नहीं है, आप नहीं तो इनर कॉलम में डाल के छोड़ दीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे लोन एज इट इज ही है, तो 15,000 का 15,000 एज इट इज इंटैक्ट आ गया। देन अगली चीज क्या है, क्रेडिटर है। तो बेटा ये ओपनिंग क्रेडिटर आपके पास दिख जाएंगे क्रेडिटर अकाउंट में 31,000, तो हम क्रेडिटर अकाउंट ओपन कर देते हैं, तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया 31,000 का। ठीक है ना। देन एसेट साइड में नीचे से देखता हूं बैंक और कैश, ये दोनों का बेटा क्या बन जाएगा अकाउंट 8,500 और 2,000, तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ गया 2,000 और 8,500 का। देन डेटर्स का बैलेंस आ गया 70,000, तो डेटर्स अकाउंट में दिख जाएगा 17,000, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया 17,000 डेटर्स अकाउंट में। फिर स्टॉक 20,000 कहां दिखता है सर, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 20,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे और वहां लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक 20,000, बिल्कुल सही बात है। एंड देन है बिल्डिंग फर्नीचर मोटर कार, इसको मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं अगर करो तो एंड टू एंड कंप्लीट कर दीजिए। लाइक आपके पास बेटा बिल्डिंग 32,500 है, और बिल्डिंग के बारे में क्वेश्चन ने क्या दिया है सर, इन पे डेप्रिसिएशन का पॉइंट दिया, पॉइंट एफ में डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग और फर्नीचर पे 5 और मोटर कार पे 20%, और उसके अलावा कहीं आपके पास नहीं बोला गया है कि कोई एसेट खरीदा है बेचा है, तो सिर्फ डेप्शन लगनी है, तो डेप्शन गई पीएल में और माइनस होकर वैल्यू आ जाएगी बैलेंस शीट में। तो बिल्डिंग पे 5% है, तो 32,500 का 5% कितना हुआ 1625, तो 1625 की डेप्रिसिएशन आई बिल्डिंग की 1625, और माइनस होके बैलेंस शीट में दिख जाएगा 32,500 में से 1625 माइनस हुआ तो आया 30,875। ठीक है ना। फिर आपके पास ऐसी फर्नीचर 5,000, अगेन इस पे भी सेम रेट, तो 5,000 का आपके पास में 5% बना 250, माइनस किया 5,000 में से 250, तो वैल्यू आ गई 47,500। तो बड़ा ही आसान आपके पास है, क्योंकि कोई खरीदा नहीं बेचा नहीं, उसके बारे में कोई पॉइंट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और मोटर कार 9,000, और मोटर कार पे कितना रेट था सर 20% डेप्रिसिएशन है 20%, तो 9,000 का 20% हुआ 1,800, ये खर्चा डल गया डेप्शन का, और वो माइनस होके बैलेंस शीट में दिख गया 9,000 माइनस 1,800 7200। तो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट सारी हो गई, फिक्स एसेट्स के पॉइंट एंड टू एंड खत्म हो गए। अब चलते हैं डिजिटल इंफॉर्मेशन पे, जो पॉइंट लिखे हुए इन पॉइंट्स के अंदर बेटा हमारे पास क्या क्या चीजें बता रहा है। सबसे पहले कह रहा है जो सेल्स है इस साल की वो 20% ज्यादा है देन द प्रीवियस ईयर सेल, तो भाई हमें पिछले साल की सेल बताओ जिससे हम 20% एक्स्ट्रा कर सके। वो हमेशा गुड्स को बेचता है कॉस्ट प्लस 25% पे, तो 100 की चीज 125 पे बेची जाती है, और 20% जो टोटल सेल्स है वो आपकी जो है कैश में है, और कोई कैश परचेज नहीं, मतलब
परचेजेस में कैश नहीं है, वो सारी क्रेडिट है, सेल्स में आपके पास है। तो ये पॉइंट अगर हम देखें बेटा, मैं तब तक इसका यूज नहीं ले सकता जब तक मुझे लास्ट ईयर की सेल ना पता हो। तो क्या ऐसा कोई पॉइंट दिया जिसमें लास्ट ईयर की सेल निकल सकती है? तो स्टॉक का लेवल दिया है, डेटर का कलेक्शन है, पासबुक है, ये दे रखा है बेटा जीपी एज पर लास्ट ईयर जो है वो 30,000 है। तो पिछले साल का जीपी 30 है, तो क्या पिछले साल की सेल आ सकती है? क्योंकि आपको बताया गया है कि आपका कॉस्ट प्लस 25% में चीज बेचते हो। यस सर, तो जीपी से हम लास्ट ईयर की सेल्स पता कर लेंगे क्योंकि हमारा जीपी रेट दिया हुआ है विच इज कॉस्ट प्लस 25%, और फिर उसमें हम 20% ऐड करेंगे और बाइफर्केशन करेंगे। तो जीपी अगर लास्ट ईयर का बेटा 30,000 है तो हमारे पास में सेल्स कितनी होगी? 100/20 150। ये ऐसे क्यों लिखा है सर? कॉस्ट प्लस 25% बोला था ना बेटा। कॉस्ट प्लस 25% का मतलब क्या होता है? अगर कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट आपका 25 है, तो हम चीज कितने की बेच रहे हैं? 125 में। तो हमारे पास अगर प्रॉफिट 25 है तो सेलिंग प्राइस इज 125। 1/5 ऑन सेल आपके पास हो गया ना, 1/5 ऑन सेल है, 1/4 ऑन कॉस्ट है, 1/5 ऑन सेल है, 25/125। तो अगर 30,000 का है तो 30,000 इंटू आप ये भी बोल सकते हैं 125/25, विच इज 1,50,000। ठीक है ना। और फिर करंट ईयर की क्या है? 20% ज्यादा है, 180 हो गई। और उसके दो हिस्से हो गए बेटा, कैश सेल और क्रेडिट सेल। तो इसके दो हिस्से हो गए, 20% कैश और 80% क्रेडिट। 20% कैश और 80% क्रेडिट, और साथ के साथ इसी से हमारा जीपी भी आ जाएगा। तो कैश सेल और क्रेडिट सेल की बात कर लेते हैं। तो ये कैश सेल बनी 36,000 और ये बनी 144। तो पहले इन दोनों के एंट्रीज डाल देते बेटा, पहले इन दोनों के एंट्रीज हम लोग अपने पास डालते हैं। तो वो एंट्रीज क्या बनेगी? कैश सेल आया बेटा कैश अकाउंट में, कैश टू सेल 36,000। क्रेडिट सेल आई डेटर अकाउंट में, डेटर टू सेल 144, डेटर टू सेल 144। और ये दोनों कहां डल गए हमारे पास में? सर बाय सेल्स आ गया 1,80,000। और फिर आपका जीपी रेट तो बेटा वही है ना, 1/5 ऑन सेल, तो वही आपके पास आ जाएगा 25/125 बोल दीजिए, 20% ऑन सेल, विच इज 180 का 25/125, विच इज 36,000, विच इज 36,000। ठीक है ना। तो ये हमारी जीपी भी हो गया जो नीचे ब्रॉड डाउन में डल जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा हो जाता है। कैश परचेजेस का रेलिवेंस अभी आगे जाके आ जाएगा। फिर कह रहे 1 अप्रैल को स्टॉक लेवल लेके चले गए बेटा 30 पे, और स्टॉक मेंटेन्ड एट न्यू लेवल पे थ्रू आउट द ईयर। तो बेसिकली स्टॉक हमारा जो है क्लोजिंग स्टॉक वो 30 और पूरे साल यही रहा। सो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 30 आया, वो यहाँ पे डल गया, और बैलेंस शीट में भी आ जाएगा स्टॉक 30,000 का। तो दोनों इफेक्ट हो गए। यस सर। और साथ के साथ में बेटा आपकी देखो ट्रेडिंग काउंट की सारी चीजें डल गई, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में नहीं है। तो परचेजेस बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी कितनी? 154। और अब यहां पे रेलिवेंस आया कि कैश वाली नहीं है। तो ये सारी कौन सी परचेजेस है? ओनली क्रेडिट, ओनली क्रेडिट। कोई कैश परचेज नहीं है, क्वेश्चन ने बड़ा क्लियरली बोला था पॉइंट 1 में। तो ये सारी क्रेडिट परचेज है जो कि कहां चलेगी? क्रेडिटर अकाउंट में 154, बाय परचेजेस 154। तो ये हमारे पास पॉइंट ये भी हो जाता है। ठीक है ना। देन पॉइंट बी भी हो गया, सी और डी बचा है मेन, और एक जी पॉइंट आएगा। सी में कह रहा है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना है? 150, जिसमें से 35,000 हमें कैश में मिला है। तो बाकी आपका चेक के थ्रू मिला क्योंकि यहाँ कैश और बैंक दोनों है। तो 35 वो है, तो 105 आ जाएगा बाकी। तो बाय बैंक आपका 105 हो गया और बाय कैश आपका 35 हो गया। और ये आपके पास यहाँ पे दिख जाएगा टू डेटर 35 एंड 105। ठीक है जी, ये आपकी कलेक्शन फ्रॉम डेटर हो गया। देन बिजनेस एक्सपेंसेस हमारे कितने? 20,000 है, जिसमें से 5,000 के क्या बेटा आउटस्टैंडिंग है, और 6,000 हमने पे करे चेक से। तो इसका मतलब क्या हुआ? 20,000 का खर्चा है, 5,000 तो अभी देने ही बाकी है, तो 15 ही पे करे, यानी कि 15 ही पे करे। 15 में से 6,000 चेक से पे करे, तो 9,000 कहां से पे करे? सर कैश से पे करे। 9,000 कहां से पे करे? कैश से पे करे। तो हमारे पास में बाय बिजनेस एक्सपेंसेस 9,000 कैश में, 6,000 हमने चेक से पे करे, और जो 5,000 है वो हमारे क्लोजिंग में दिख जाएंगे, आउटस्टैंडिंग है एक्सपेंसेस 5,000। और पीएनएल में पूरा खर्चा चला जाएगा कितना? सर 20,000 का, बिजनेस एक्सपेंसेस 20,000। तो पॉइंट पूरा क्लोज हो गया। पीएनएल में पूरा खर्चा जितना कैश में पे किया कैश अकाउंट, बैंक से पे किया
बैंक अकाउंट और जितना आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट में। ओके सर, ये पॉइंट हमारा हो जाता है। और फिर पासबुक की पेमेंट आ रहा है, पेमेंट टू क्रेडिटर करी है 137,500, तो क्रेडिटर टू बैंक आपके पास आ गया, क्रेडिटर अकाउंट में आ गया टू बैंक, और यहां पे दिख गया बाय क्रेडिटर 137,500। ठीक है जी। देन आपके पास बोल रहे पर्सनल ड्रॉइंग्स है 7,500, तो पर्सनल ड्रॉइंग्स मतलब ड्रॉइंग्स टू बैंक, कैपिटल कम हो जाएगी और बैंक भी, तो बाय ड्रॉइंग 7,500 और साथ में आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी माइनस ड्रॉइंग 7,500। ठीक है जी। फिर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 71,500, जो बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया, तो बैंक टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री 71,500 की है, तो ये आपका बैंक बढ़ गया और कैश कम हो गया 71,500। और इधर है एक कैश विड्रॉ करा बैंक से 12,000, तो ये कैश टू बैंक हो गया, कैश बढ़ जाएगा बैंक कम हो जाएगा 12,000 से, तो कैश बढ़ गया और बैंक कम हो गया 12,000 से, तो ये हमारी चीज चल गया। तो हमारा ये पॉइंट हो गया। अब क्या बचा हमारा, डी पॉइंट हो गया। जी पॉइंट कह रहे जो अमाउंट डिफेल्केट करा कैशियर ने वो मान लेना रिकवरेबल है उससे, मतलब उसे लॉस मत रिकॉर्ड करना, हम उससे ले लेंगे। रिकवरेबल एक तरीके का एडवांस टू वाला कैशियर हो गया, इट्स लाइक एडवांस टू कैशियर। क्वेश्चन ने लिख दिया, नहीं लिखता तो हमारे assumption पे हम उसे लॉस बुक कर लेते, क्योंकि एब्सकॉन्डेड बोला था चोरी हो गया, तो हम बोल रहे हैं भाई प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म में लॉस रिकॉर्ड कर लो। यहां बोल रहे रिकवरेबल है, सो रिकवरेबल के हिसाब से आपका दिखाया जाएगा। तो बाय डिफेल्केशन बैलेंसिंग फिगर आ रही है बेटा यहाँ पे, ये आपका कहां दिखेगा, बैलेंस शीट में दिखेगा, रिकवरेबल है। और इसका तो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 22,000, सारी चीजें हो चुकी है इसकी भी, तो 4,500 और 22,000 है, तो दोनों बैलेंस शीट में दिख रहे हैं। ये एडवांस के रूप में दिखाया हुआ है और ये बैंक का बैलेंस है 22,000। और फिर डेटर और क्रेडिटर का देख लेते हैं, तो डेटर हमारे पास कितने आ रहे हैं 21,000 के क्लोजिंग, और क्रेडिटर आ रहे हैं 47,500 के। बाकी सारी चीजें आपके सामने आपको टिक दिख रही है, तो 21,000 और 47,500 वो भी डल जाएंगे, 21,000 और 47,500। और फिर फाइनली आपका पीएनएल में डल चुकी है, खर्चा आया, डेप्रिसिएशन डली, और आपका क्या आ गया, नेट प्रॉफिट 12325 जो आया कैपिटल में चला गया, और ये कहाँ गया, कैपिटल में हुआ ऐड, और फाइनली हमारी कैपिटल आ जाएगी, जिससे आपकी बैलेंस शीट आप चेक करेंगे तो मैच कर जाएगी 120,325 120,325 जी। सो एक क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट पता क्या था बस, कि आपने पहले जीपी से पिछले साल के लास्ट ईयर की सेल निकाली, लास्ट ईयर की सेल में आपने वो 20% ऐड करा, वो वाली चीज को थोड़ा सा ध्यान से करने वाला था कि वहां पे हम गलती ना कर दे बस। बाकी क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई मेजर कोई पॉइंट नहीं था, अगर मैं बोलूं आपसे कि कोई डिफरेंट पॉइंट वाली चीज यहाँ पे थी, ठीक है ना। ओके सर, देन अगला जो पार्ट है बेटा बी पार्ट, दैट इज हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंट से रिलेटेड आ रहा है, डिपार्टमेंटल अकाउंट से रिलेटेड आ रहा है। तो इस पार्ट को देखते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ बीटा, हमें कह रहा है प्रिपेयर करो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एंड जनरल पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। तो हमें क्वेश्चन ने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट मांगा है, दो डिपार्टमेंट से। यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, चीजें आपके जनरल खर्चे और फिर क्लोजिंग स्टॉक वगैरह के आपके पॉइंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को डालना शुरू करते हैं। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास बनना है, तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आया सर, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, यस सर 3 लाख एंड 240, तो ये डल जाएगा ओपनिंग स्टॉक 3 लाख एंड 240। फिर परचेजेज है 39 लाख और 5460, तो परचेजेज डल गई 39 लाख एंड 5460। फिर सेल्स आ गई 60 लाख एंड 90 लाख, तो सेल्स भी आ जाएगी 60 लाख और 90 लाख की सेल्स। देन क्या दिया हुआ है, देन बेटा हमारे पास में है क्लोजिंग स्टॉक। फर्स्ट पॉइंट में क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए का पूरा 6 लाख है और बी का पूरा 12 लाख है। उसके अंदर दूसरे डिपार्टमेंट के जुड़े हुए उसका रेलेवेंस अभी स्टॉक रिजर्व के समय बात करेंगे। सो अभी तो ये 6 लाख और 12 लाख है, ठीक है ना। तो ये 6 लाख और 12 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है, और हमारा क्या निकल के आ गया सर, जीपी निकल के आ गया 24 एंड 45। 24 एंड 45 विल बी अवर जीपी। तो ये जीपी हमारा ट्रांसफर हो गया जनरल पीएनएल में, तो यहाँ पे आ गया बाय जीपी 24 एंड 45। इसके अगेंस्ट में क्या डला सर, इसके अगेंस्ट में हमारे डले जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल एक्सपेंसेस जो है दोनों डिपार्टमेंट के लिए 750, क्योंकि यहाँ पीएनएल बनाने की इसलिए जरूरत नहीं, कोई ऐसा खर्चा नहीं दिया जिसे बांट सकूं, जनरल एक्सपेंसेस लिख रहा है तो कैन नॉट बी एलोकेटेड, तो कहां चलेगा, जनरल पीएनएल में ही डलेगा बेटा 750 का, तो वो भी आ गया। और अब आता है स्टॉक रिजर्व का पॉइंट।
अब यहां पे उसने बोला हुआ है बेटा क्लोजिंग स्टॉक के अंदर में इंक्लूड गुड्स है ए में, बी के जुड़े हुए बेटा 1,20,000, डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट पे। भाई ए तो हमेशा ही अपनी कॉस्ट पे दिखाएगा, वो तो बी के सेलिंग प्राइस पे है। ऐसे बी के पास ए के जुड़े हुए 180 के जो बी की कॉस्ट पे, तो स्टॉक रिजर्व तो आपका आएगा। जीपी रेट उसने बोला यूनिफॉर्म है क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक का भी पॉइंट दे रहा है। ओपनिंग स्टॉक के अंदर भी ऐसे गुड्स जुड़े हुए 60,000 और 90 के जो दोनों डिपार्टमेंट से लेते। कॉस्ट टू ट्रांसफरी, बेटा कॉस्ट टू ट्रांसफरी से कभी ये मत सोचना कि स्टॉक रिजर्व नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, ए ने मान लो बी को 100 की चीज 120 में दी, भाई ए ने तो सेलिंग प्राइस पे दी 120 पे, बी तो हमेशा ही अपनी कॉस्ट पे दिखाएगा 120 पे, पर उसके अंदर ए का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है ना, तो ट्रांसफरी तो हमेशा ही अपनी कॉस्ट पे दिखाएगा, उसमें कोई अलग बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या, उसमें ट्रांसफर का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो इसमें जीपी रेट पहले निकालना पड़ेगा, जीपी रेट निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास जीपी रेट कैसे निकलेगा, 24 और 45 है, सेल्स है, ऑब्वियसली ये वैल्यूज इंक्लूडिंग ट्रांसफर है, ट्रांसफर की वैल्यूज नहीं दी मैंने, यहाँ ये बताया कितना बचा रह गया, ट्रांसफर की वैल्यू गिवन है तो वो सेल्स में जुड़ी हुई है। तो आप जीपी रेट्स निकालेंगे, कितना बनेगा 24 एज अ परसेंटेज ऑफ 60 विच इज 40% ए का है, एंड 45 उसका एज अ परसेंटेज ऑफ 90 लाख 50%। और फिर हमारा आता है स्टॉक रिजर्व। तो बेटा जो ए के पास स्टॉक पड़ा है बी का कितना है 120, ये ए के पास बचा हुआ है जो बी का स्टॉक पड़ा है, तो इसके ऊपर जीपी रेट किसका लेगा सर, बी का लगेगा। तो 120 के ऊपर क्लोजिंग स्टॉक वाले में 50% लगेगा आपका 60,000। ऐसे ही जो बी के पास पड़ा है ए का स्टॉक 180, उस पर किसका प्रॉफिट रेट लगेगा सर, ए का लगेगा, क्योंकि वो उसने ए ने भेजा हुआ है। सेंडर का हमेशा बेटा प्रॉफिट रेट लगेगा जीपी रेट, सेंडर का हमेशा लगेगा, क्योंकि जिसने भेजा है उसका प्रॉफिट जुड़ा हुआ है ना, जिसको भेजा उसके पास जो स्टॉक पड़ा रहेगा, तो सेंडर जो ट्रांसफर है उसका जीपी रेट लगता है। तो जो बी के पास स्टॉक पड़ा है ए का, तो उसमें ए का जीपी रेट लगेगा। ऐसी ओपनिंग के अंदर में जो पड़ा है 60 का और एक 90 का इफेक्टिवली, तो 60 और 90 का आपके पास आ जाएगा रिस्पेक्टिवली दोनों का। तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व हम क्रिएट करते हैं, ओपनिंग वाला हम रिवर्स कर देते हैं। नेट करना चाहते हो नेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रेफर होता है अलग अलग दिखा दीजिए। तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व रिवर्स कर दिया 30 एंड 36, और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व हमने क्रिएट कर दिया 60 एंड 72, एंड फाइनली वी विल गेट अवर फाइनल आंसर 6084। बेटा हमने ओपनिंग के लिए भी सेम जीपी रेट क्यों लिया, वैसे क्वेश्चन ना भी बोलता तब भी हम सेम इसलिए लेते, हम ये मानते हैं लास्ट ईयर भी जीपी रेट ए और बी का सेम था, पर यहां तो क्वेश्चन ने लिख ही दिया था कि भाई जीपी रेट जो यूनिफॉर्म है ईयर टू ईयर, तो एजम्पशन वाली भी बात नहीं रही, ना भी लिखता तो भी हमारी ये एजम्पशन ही है। अगर मुझे पिछले साल के जीपी रेट्स अलग से दे दे ए और बी के, फिर ओपनिंग स्टॉक के लिए वो जीपी रेट्स लगेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर वो उस जीपी रेट्स पे बना था। नहीं दे रहा तो ओपनिंग वाले पे वही जीपी रेट लग जाएगा जो करंट ईयर का है, ठीक है ना, और ओपनिंग स्टॉक में भी था। तो ये हमारा डिपार्टमेंटल वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन, ठीक है ना। देन अगला आ रहा है बेटा हमारे पास में, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5 विच इज ऑफ प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है क्वेश्चन, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन से क्वेश्चन है। पार्टनर्स ऑफ ओजस्वी एंटरप्राइज ने कन्वर्ट करी फर्म इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तेजस्वी प्राइवेट लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 19 से। हाउएवर कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई है बेटा, 1 जून 19 को। तो बेसिकली जो है आपके पास इन खरीदने की बात हुई 1 जनवरी को, इनकॉर्पोरेशन हो रही है 1 जून को। बिजनेस कंटिन्यू किया गया ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एंड कंसिडरेशन जो है 6 लाख की सेटल करी भी उसी दिन अलॉन्ग विद 12% इंटरेस्ट के साथ। तो बिजनेस तब तक चलता रहा, कंसिडरेशन सेटल उसी तारीख को हो रही है। एक लोन भी लिया कंपनी ने 9 लाख रुपीस का 10% के हिसाब से 1 जून को, ताकि वो परचेज कंसिडरेशन और वर्किंग कैपिटल दे सके। कंपनी ने अपने बुक्स क्लोज करी पहली बार 31 मार्च 20 को और इंफॉर्मेशन देने जा रहा है। तो बेटा 1 जनवरी हमारे पास जो है टेक ओवर है 19, 1 जून को आपके पास में इनकॉर्पोरेशन की बात करी, और 31 मार्च 20 को साल जो है वो खत्म हो रहा है। सो दीज आर दी पीरियड्स। तो ये बनेंगे 5 महीने प्री के, और ये कितने बने 7, और आपके पास जून से लेके 31 मार्च तक है बेसिकली, ये बने 10 मंथ्स। तो टोटल 15 मंथ्स का पीरियड है, क्योंकि 1 जनवरी से 31 मार्च अगले साल का, उसमें से 5 और 10 मंथ्स बने। तो ये हमारी टाइम रेशियो निकालने में मदद करेगा। अब नीचे हमें अपने पास उसने दे दिया बेटा पीएनएल कंबाइंड में इतने पीरियड का, और हमें क्या कह रहा है, सेल्स जो है जून 19 से लेके दिसंबर 19 तक, तो 2.5 टाइम्स थी एवरेज सेल का, जो फर्दर हो गई थी 3.5 टाइम्स जनवरी से मार्च क्वार्टर में, ठीक है ना। ये मार्च क्वार्टर आपके पास जो 2020 आपका हो जाएगा,
जनवरी टू मार्च क्वार्टर 2020 है बेटा, अगले साल की बात हो रही है ना। पहले जून 19 से दिसंबर 19 2.5 गुना रहे, उसके बाद 3 गुना हो गई, फिर 20 है आपके पास में 3.5 गुना। कंपनी ने एडिशनल वर्क भी रखा था स्पेंड करने के लिए। सैलरीज भी जुलाई 19 से क्या हो गई है, डबल हो गई है, तो पोस्ट पीरियड में सैलरीज भी डबल हो गई। कंपनी ने एक एडिशनल शोरूम भी लिया है, किराया है उसका मंथली रेंट 10,000 जुलाई 19 से। तो रेंट का पॉइंट है, तो रेंट में सैलरीज में इन दोनों के लिए हमें अलग से डील करना पड़ेगा। बाकी हमें टाइम रेशियो सेल रेशियो निकालनी है, ताकि हम क्या कर सके, स्टेटमेंट बना सके शोइंग अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो यहां पर में हमारे पास बेटा टाइम रेशियो सेल्स रेशियो, टाइम रेशियो जैसे मैंने कहा वो तो 5:10 है। सेल्स रेशियो के लिए क्या है, अगर एवरेज सेल्स पर मंथ आपके पास x है, तो प्री में तो बेटा सारे के सारे 1 जनवरी से लेके 1 जून तक, तब तो 5x ही आपके पास रही, हर महीने x ही चली। बाद में आपकी उसने क्या बोला, जून से लेके दिसंबर तक 2.5 टाइम्स चली है, तो जून से दिसंबर तक हो गया आपके पास में 7 मंथ्स 2.5 टाइम चली। और बाद के 3 महीने जो है जनवरी से मार्च तक वो चली है 3.5 टाइम्स, तो ये 3.5 गुना चली है 3 महीने। तो ये टोटल होगी आपके पास में कौन सी, पोस्ट पीरियड की। तो ये हमारी रेशियो निकल के आ गई 5:28। ये हमारी सेल्स रेशियो है। प्री की सेल है 5x, पोस्ट की सेल है 28x, तो हमारे पास 5:28 आ जाता है। तो हमारे पास सेल्स रेशियो होगी। और टाइम रेशियो जैसे मैंने बोला वो तो 1:2 है आपके पास में, ठीक है ना। तो हमारे पास में अब क्या करना है, हमें प्री और पोस्ट पीरियड का क्या बनाना है, चीजें डालनी है। तो एक बार के लिए चीजें देखते हैं जो डलनी शुरू होती है हमारे पास में। लाइक सेल्स है 1980, वो तो 5:28 में बढ़ जाएगी। तो 1980 को आप 5:28 में बांटेंगे बेटा, तो 3 लाख और 1680 आ जाएगा 5:28 में, आप चेक कर सकते हैं। यस 3 लाख और 1680। देन ये आपके पास 5:28 है बेटा सेल्स रेशियो। अगला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ऑब्वियसली वो भी इसमें जाएगा। नहीं तो हम क्या कर सकते, सीधा जीपी को ही बांट सकते थे। कहने का मतलब क्या, सीधा आप जीपी को निकाल लो, सेल्स माइनस ये हो उसको सेल रेशियो में बांट दो, नहीं तो आप अलग अलग बांट दो। तो ये भी किस में गया, 5:28 में सेल्स रेशियो में, ठीक है ना। फिर आपके पास खर्चा है डिस्काउंट टू डीलर। ये डिस्काउंट टू डीलर डिस्काउंट लाउड बेटा क्या ही जाएगा सर, अगेन सेल्स रेशियो 46,200 है, 5:28 है सेल्स रेशियो। देन अगला क्या है, डायरेक्टर रेम्युनरेशन, सर पोस्ट में जाएगा। डायरेक्टर रेम्युनरेशन किस में जाएगा सर, पोस्ट पीरियड में जाएगा 60,000। ये गया पोस्ट में। बेसिस का कॉलम बना नहीं, आप बना लेंगे तो आपको आसानी रहती है, ठीक है ना। फिर मैं अभी सैलरीज रेंट इंटरेस्ट पे आता हूं। उसके अलावा डेप्रीसिएशन है 30,000। तो डेप्रीसिएशन किसमें क्या सर, टाइम रेशियो 1:2, 5:10 जो मैंने बोला था। तो टाइम रेशियो में गया 1:2 में 10 और 20, ठीक है जी। देन ऑफिस एक्सपेंसेस अगेन टाइम रेशियो आपके पास में 1:05। और देन क्या है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, फर्स्ट ईयर ही राइट ऑफ कर देना, ये ऑब्वियसली पोस्ट में आएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस किस में आएगा, पोस्ट में आएगा 15,000, तो ये पोस्ट में चला गया। हमारे पास बचा बेटा सैलरीज रेंट और आपके पास जो है इंटरेस्ट। नाउ सैलरीज को लेके बेटा, सैलरीज उसने मुझे बोला था कि सैलरीज हमारे पास में क्या हुई है, बाद में जाके डबल हो गई थी जुलाई से, जुलाई से डबल हुई है, जुलाई से डबल हुई है। तो आपकी एवरेज सैलरी अगर एक्स है तो प्री में तो आपकी सारे टाइम एक्स ही रही, पोस्ट में जून का महीना तो एक्स रही है, पर बाकी महीने जुलाई से लेके मार्च तक 9 महीने आपकी 2x रही है, 9 महीने आपकी 2x रही है, डबल हो गई थी, तो 18x है। तो टोटल कितनी होगी 19x। तो रेशियो क्या बनी 5:19। ये नहीं है सारा पोस्ट का पीरियड नहीं है, पोस्ट में एक महीना तो आपकी वही है, जुलाई का महीना तो एक्स ही थी, बाद में आपकी डबल हुई है, 9 मंथ्स जो रही है वो डबल हुई है। तो 5:19 में बांट देना बेटा, तो ये हमारा जो खर्चा है 5:19 में बढ़ जाएगा सैलरीज का। तो ये सैलरीज का खर्चा जो उसने दे रखा है हमारा विच इज 90,000, 5:19 में बटेगा एंड वो बन जाएगा 18,750 और 17,1,250। फिर आया रेंट। नो रेंट के लिए उसने क्या बोला है, रेंट का टोटल खर्चा 135 है, पर एक एडिशनल जगह ली थी जुलाई से 10,000 की, ये एडिशनल जगह ली है। तो ये तो बेसिकली सारा पोस्ट में हो गया जुलाई से लेके, इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे बेटा।
10,000 9 महीने का किराया अलग हो गया, तो जो बाकी 45 बचा वो एक ही जगह का है, तो वो टाइम रेशियो में बढ़ जाएगा, वो टाइम रेशियो में बढ़ जाएगा। तो वो आपके पास में टाइम रेशियो में बटा 45,000 जो है 1:2 में 15 और 30, और जो बाकी है एडिशनल रेंट वो आपका 90,000 सिर्फ पोस्ट का है, तो हमारा रेंट बढ़ जाएगा कितना कितना 15 और 120। तो जो एडिशनल है उसे अलग किया, वो जिस पीरियड में फॉल करा, बाकी को यूनिफॉर्म है तो वो आपका टाइम रेशियो बढ़ गया, तो 15 और 120। और फिर हमारा आ रहा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए बेटा क्वेश्चन ने पहले पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी थी कि आपने जो परचेज कंसिडरेशन है वो 6 लाख रुपए की उस दिन सेटल करी थी, उस दिन मतलब 1 जून को, और इंटरेस्ट 12%, तो ये सारा प्री का इंटरेस्ट है। 6 लाख 12% 5 महीने का, 6 लाख 12% 5/12 हो गया, ये प्री का हो गया 1 जनवरी से लेके 31 मई तक का। और कंपनी ने एक लोन लिया है, कंपनी ने एक लोन लिया है 9 लाख रुपए का 10% 1 जून से, तो ये सारा पोस्ट हो गया 9 लाख 10% 10 मंथ्स का, 9 लाख 10% फॉर 10/12 75,000। और ये टोटल है आपके इंटरेस्ट से मैच कर जाएगा 30 और 75, एक्चुअली आ गया P इंटू आर इंटू टी लगा के एक्चुअली निकल गया 30 एंड 75,000, तो ये 30 और 75 आपका डल जाएगा। आप देखेंगे भी तो टोटल हमारा इतना ही था, इंटरेस्ट 105 ही था, यस सर, तो ये हमारे पास निकल जाता है। जैसी सारी चीजें डाली आपके पास में, आपका बेटा प्रॉफिट निकल जाएगा। आप चेक करेंगे 4250,201,550, ये चला जाएगा बेटा कैपिटल रिजर्व में फ्री का, और ये ट्रीटेड एज रेवेन्यू है, ये ट्रीटेड एज रेवेन्यू नेचर है, ये पीएनएल में चले जाएगा। इन दोनों को ऐड करके आप चेक कर सकते हैं एक बार के लिए अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, विच इज 205,800 बन रहा है इन दोनों का टोटल। तो क्या यही क्वेश्चन ने भी दिया हुआ था? यस। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी एक बार हमारी चेक हो जाती है, हाँ भाई कोई हमने फिगर तो गलत नहीं लिख दी, देखो गलत पोर्शन कर दी फिर भी मैच कर जाएगा, बट वैसे अगर ये गलत है तो फिर तो पक्का ही गलत है ना, अगर क्वेश्चन ने आपको कंबाइंड प्रॉफिट दिया भाई, ठीक है ना। देन अगला जो पार्ट है बेटा बी पार्ट, दैट इज फ्रॉम दी ब्रांच के आपके टॉपिक से आ रहा है। तो एक बार के लिए जरा क्वेश्चन देखते हैं वो क्या दे रहा है। कह रहा है एल लिमिटेड का हेड ऑफिस है मुंबई में और 2 ब्रांचेस है, पुणे में और एक गोवा में। ब्रांच गुड्स खरीदती है इंडिपेंडेंटली, पुणे ब्रांच को प्रॉफिट होता है 1/3 ऑन कॉस्ट, ये पुणे का है, और गोवा को होता है 20% ऑन सेल। गुड्स सप्लाई करते एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को भी रिस्पेक्टिव सेल्स प्राइस में। प्रिपेयर करो ट्रेडिंग पीएनएल, सिर्फ किसका कह रहा है? पुणे ब्रांच का बोल रहा है बेटा, पुणे ब्रांच का, गोवा का मांगा ही नहीं, गोवा की इंफॉर्मेशन रिडंडेंट हो गई एक तरीके से। प्रॉफिट लॉस बताना है कंसिडरिंग द रिजर्व फॉर अनरेस्ट प्रॉफिट, स्टॉक रिजर्व को भी ध्यान में रखना है, तो सिर्फ पुणे की इंफॉर्मेशन पे ध्यान देना है। तो हमारे पास में पुणे ब्रांच का हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये पुणे ब्रांच की वैल्यूज है, गोवा ब्रांच की रेलिवेंट नहीं है। ओपनिंग स्टॉक कितना है सर? 40,000 है, तो ओपनिंग स्टॉक हमने डाल दिया बेटा 40,000 है, ठीक है ना। देन परचेजेस के अंदर ट्रांसफर की वैल्यू जुड़ी हुई है 2 लाख, तो ये परचेजेस है हमारे पास में 2 लाख रुपए। सेल्स है बेटा 280 की, और सेल्स वगैरह के बारे में बता रहा है कि ये आपके पास में पुणे ब्रांच में सेल्स में जुड़ी हुई है ट्रांसफर की वैल्यू जो उसने दी थी 20 की, तो जो दूसरे डिपार्टमेंट को दी है, दूसरी ब्रांच को दी है, उसके अंदर वो जुड़ी हुई है, तो अलग आपको करने की जरूरत नहीं, पहले ही जुड़ी हुई है। तो बाय सेल्स बाय ट्रांसफर अलग अलग क्यों लिखो, पहले ही जुड़ी हुई है, तो ये आपके पास सेल्स के अंदर में जुड़ी हुई है। तो अल्टीमेटली के 280 टोटल है हमारी पुणे की, तो 280 टोटल ही आ गई हमारे पास सेल्स जो है ट्रांसफर को इंक्लूड करते हुए, ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या दिए हुए आपको? सेल्स भी हो गए, यस सर। चार्जेबल खर्चे, नाउ चार्जेबल खर्चे लिख रहा है 15। चार्जेबल का मतलब वी कैन एज्यूम इट टू बी इनडायरेक्ट एज वेल एंड डायरेक्ट एज वेल, बट चार्जेबल लिख रहा नाम नहीं बता रहा, तो चार्ज टू कॉस्ट मानते हुए आप इसे डायरेक्ट ले सकते हैं। तो 15,000 डायरेक्ट हमने ले लिया आपके पास में यहाँ पे 15,000। फिर हमें क्या दिया हुआ है सर? क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 30, तो क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया 30, ठीक है ना। तो टोटल आपका जीपी आ जाएगा 55,000, ये हमारा आ गया, और जीपी ब्रॉड डाउन हुआ। देन आपको बाकी खर्चे दिए हुए, ऑफिस एडमिन 13,250, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 15,000, तो 13,250 और 15,000 आ जाएगा, 13,250 और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 15। अब हमारा जो मेन मुद्दा आता है वो ये आता है कि यहां पर में हमें जो चीज करनी है वो ये करनी है बेटा कि जो स्टॉक रिजर्व का पॉइंट है, अब यहाँ पे पुणे ब्रांच जो है वो स्टॉक रिजर्व कौन सा क्रिएट करेगी? जो गोवा के पास स्टॉक बचा रह गया होगा पुणे का, उतने से पुणे अपना प्रॉफिट कम करेगा ना,
जो पुणे ने गोवा को स्टॉक भेजा तो गोवा के पास जो पुणे का भेजा रह गया, तो वो वाली चीज देखी जाएगी। तो यहां पर मैं क्लोजिंग स्टॉक गोवा के पास देखिए बचे 4000 की वैल्यू के इनवॉइस प्राइस पे, और पुणे का जीपी रेट वो देता है बेटा आपको, वो है 1/3 ऑन कॉस्ट है। हमें गोवा का तो लेना देना ही नहीं है, गोवा स्टॉक रिजर्व जो है वो गोवा अपने में कर रहा होगा, हम तो पुणे का देखना, पुणे किसका क्रिएट करेगा, जो पुणे जिस प्रॉफिट पे दे रहा है 1/3 ऑन कॉस्ट है उसका, और साथ के साथ में दैट इज 1/3 ऑन कॉस्ट का मतलब 1/4 ऑन सेल हो गया। और गोवा के पास कितना बचा हुआ है, गोवा के पास क्लोजिंग में बचा हुआ है 4000 का, तो 4000 के ऊपर स्टॉक रिजर्व क्रिएट होगा, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 4000 का 1/4 1000 हो गया, ठीक है ना। जो गोवा के पास स्टॉक पड़ा है उसके अंदर पुणे का प्रॉफिट है, पुणे अपने पीएनएल में वो डालेगा। सिमिलरली ओपनिंग स्टॉक में गोवा के पास कितना पड़ा है, ओपनिंग स्टॉक में पड़ा था बेटा 17,000 का जो पुणे से लिया था, जिसका ये पिछले साल क्रिएट होगा ये इस साल रिवर्स हो जाएगा, तो ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 17,000 का 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 मतलब 25% हो गया 4250। ऑन सेल का रेट लगता है, जो भेजता है इंडिविजुअली में उसके प्रॉफिट से कम किया जाता है, जो भेजता है सेंटर ट्रांसफर उसके से कम होगा, तो क्लोजिंग वाला कम होगा, ओपनिंग वाला रिवर्स होगा, और फाइनली आ जाएगा जो आपके पास में बेटा पुणे के पास पड़ा है, जो पुणे के पास पड़ा है वो अल्टीमेटली गोवा अपना कर रहा होगा ग्रेट, हमें गोवा का बनाना नहीं था, हमें गोवा का बनाना नहीं था, तो उसका रेलिवेंस खत्म हो गया। सेम क्वेश्चन हमारे पास नोट्स में किया जाता है, पर वहां पे मैंने पुणे और गोवा दोनों का था, जो बच्चों ने मेरे प्लस बैचेस लेक्चर्स वगैरह लगाते हैं उनको पता है कि वहां पे सेम क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, वहां पे पुणे और गोवा दोनों का बनता है, तो दोनों का में आ रहा है, तो फिर वो सारी इंफॉर्मेशन का यूज होता है। यहाँ पे वो सिर्फ पुणे मांग रहा है तो इस वजह से सिर्फ पुणे का ही आ रहा है, ठीक है ना, तो गोवा वाली बात खत्म हो जाती है। ओके सर, देन जो बेटा अगला पार्ट हमारे पास आ रहा है अगला पार्ट है दैट इज आपके पास आ रहा है ब्रांच में कन्वर्जन को लेके फॉरेन ब्रांच का टॉपिक। तो कह रहा है गणेश लिमिटेड का हेड ऑफिस है दिल्ली में इंडिया में, और ब्रांच है न्यूयॉर्क में, वो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का केस है, E4G से शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग। ट्रायल बैलेंस दे रहा है ईयर एंड का और एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये आपको इंफॉर्मेशन दिया। एक्सचेंज रेट दिया, ओपनिंग रेट है 40 पर डॉलर, क्लोजिंग है 42 और एवरेज दिया 41। साथ में कह रहा है डेबिट बैलेंस दिख रहा है 44,380 का, ये न्यूयॉर्क ब्रांच का हेड ऑफिस के बुक्स में, और कोई आइटम पेंडिंग रिकंसिलेशन नहीं है। हमें कन्वर्जन करनी है ट्रायल बैलेंस की आपके पास में, तो क्वेश्चन का पार्ट आसान है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वाला। नाउ यहां पे चीजें करनी है, ईफो में फर्क क्या पड़ता है, ईफो में फर्क ये पड़ता है कि फिक्स एसेट एक्चुअल रेट लेते हैं, और जो डिफरेंस होता है वो पीएनएल में जाता है, जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा। लेट अस सी, यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा 300, कौन सा रेट लगेगा सर, ओपनिंग लगेगा 40 का, तो आपके पास वो लगा 40 का रेट लगेगा, तो मल्टीप्लाई होकर 12,000 बन जाएगा, 300 इंटू करेंगे तो 40 का रेट लगेगा। परचेज सेल पे कौन सा लेगा 800 और 1500 पे, सर एवरेज रेट लगेगा 41 का, तो 800 इंटू 41, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन वाली वैल्यूज नहीं लिखी, 32,800 हुआ, और सिमिलरली 1500 इंटू 41, प्रेफर होता है आप क्वेश्चन वाले कॉलम्स भी बनाई दीजिए, 61,500 क्वेश्चन के डेबिट क्रेडिट वाले। फिर आ रहा है डेटर क्रेडिटर, इन पे कौन सा लगेगा सर, क्लोजिंग रेट लगेगा 42 का, तो 400 इंटू 42 16,800, और देन है आपका अगला 300 इंटू 42 12,600, बिल्कुल सही है। देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है सर, BRBP, अगेन क्लोजिंग रेट 42, तो 120 इंटू 42 5040, और देन आपका कितना है 240 इंटू 42 10,080, ये भी आ गया। फिर आपको क्या दिया बेटा 1080 सन्ड्री एक्सपेंसेस खर्चा, एवरेज रेट 1080 इंटू 41 एवरेज रेट 44,280, तो 44,280 ये भी आ गया। फिर बैंक बैलेंस 420, तो बैंक बैलेंस पे कौन सा सर, क्लोजिंग रेट 420 इंटू 42 17640, क्लोजिंग रेट 42 है। और लास्ट है आपका दिल्ली है ऑफिस का अकाउंट, बेसिकली एचओ का अकाउंट, ये बेटा हम सेम ले लेते हैं जो एचओ की बुक्स में ब्रांच का दिख रहा है, वहां डेबिट दिख रहा है, हमारी में तो तभी तो क्रेडिट दिख रहा है ना, एचओ की बुक्स में ब्रांच का डेबिट है, हमारी ब्रांच की बुक्स में एचओ का क्रेडिट है, तो क्रेडिट बैलेंस चल जाएगा सेम, तो सेम आ जाता है, रुपीज की वैल्यू दे ही रखी है 44,380, वो सेम आ गई। आपका ये एग्जैक्ट आई थिंक टैली हो रहा है, जिसकी वजह से कोई एक्सचेंज डिफरेंस नहीं है, तो एक्चुअली में ईफो की वजह से होता है या नीफो की वजह से होता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, फिक्स एसेट था नहीं और एक्सचेंज डिफरेंस आया नहीं, तो उसकी वजह से फर्क ही नहीं पड़ा, उसकी वजह से फर्क ही
नहीं पड़ा आपके पास, बिल्कुल सेम आ गया, बिल्कुल सेम आ गया हमारे पास में, कोई फर्क की बात नहीं है। ओके, देन कमिंग टू द लास्ट आपके पास बेटा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, फॉलोइंग आर दी एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम दी बैलेंस शीट दिया हुआ एबीसी लिमिटेड का 31 मार्च का। शेयर कैपिटल में 40,000 इक्विटी शेयर्स और 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स है। रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी भी हम जनरल रिजर्व और पीएनएल है। कह रहे 1 अप्रैल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड करा प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने का पार पे रिजर्व को यूटिलाइज करके। तो पार पे कर रहे हैं तो प्रीमियम वाला बात ही खत्म होगी, और यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व है, कोई फ्रेश इशू नहीं है, तो सीआरआर में जाके जाएगा पूरा। जर्नल एंट्रीज डालनी इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन, तो बेटा बहुत आसान हो गया। तो हमारे कितने हैं, 1 लाख वाले हैं, तो इनकी ड्यू और पे की एंट्री डलेगी। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस होल्डर 1 लाख और प्रेफरेंस होल्डर टू बैंक 1 लाख, और पूरे का पूरा 1 लाख जो है यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू जो है वो कहां से हो रही है, रिजर्व से हो रही है, फ्रेश इशू नहीं है, तो सीआरआर में जाएगा 1 लाख, फ्री रिजर्व यूज हो जाएंगे। तो कौन कौन से है सर, जनरल रिजर्व है 75 का, पहले वो यूज कर लेंगे। कैपिटल रिजर्व सिक्योरिटी में हम यूज नहीं हो सकता, दे आर नॉट फ्री रिजर्व, और बाकी हम पीएनएल से निकाल लेंगे 35 में से 25,000, क्योंकि हमें जरूरत 25 की है, वो हम कॉम्बिनेशन जैसे मर्जी रख सकते। तो जनरल रिजर्व और पीएनएल से यूज हो गया टू सीआरआर 1 लाख, जो सेक्शन 55 की कंप्लायंस है। सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिजर्व यूज नहीं हो सकता है, बिकॉज वो फ्री रिजर्व की डेफिनेशन में नहीं आते हैं यहां पर में, ठीक है ना, तो वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक था, बहुत ही ज्यादा बेसिक था, कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। देन अगला जो पार्ट आ रहा है हमारे पास में, दैट इज अबाउट इफेक्टिव कैपिटल फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। एक्स लिमिटेड एक नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इंफॉर्मेशन दे रहा है 31 मार्च की, जिसमें इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल है, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी में सारी चीजें, हमें इफेक्टिव कैपिटल बतानी है बेटा एज पर शेड्यूल 5। तो पेड अप कैपिटल आएगी, यस सर, प्रेफरेंस भी आएगी 15 लाख, इक्विटी भी आएगी 96 लाख, तो 15 लाख और 96 लाख दोनों आएगा, यस सर, 15 लाख और 96 दोनों आएगा। फिर कैपिटल रिजर्व है 150, रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन नहीं आता तो 195 में से 150 माइनस हो जाएगा, 150 नहीं आएगा, तो कितना बचेगा एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन 45। सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, बिल्कुल आएगा, डिबेंचर्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे, 50,000 भी आएगा और 65 लाख भी आएगा, 50,000 भी आएगा, 65 लाख भी आएगा। फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर डिबेंचर्स, क्या ये माइनस होगा, ये इस पे डिपेंड करता है बेटा कंपनी कौन सी है, नॉन इन्वेस्टमेंट है तो माइनस होगा, क्योंकि हमारा काम ये नहीं है ना, हम नॉर्मल एंटरप्राइज है, तो उस केस में अगर जो पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर दिया तो इफेक्टिवली वो बिजनेस में तो लगा नहीं रहा, वो माइनस हो जाएगा 75 लाख, और 15-25 तो लॉस है डेबिट बैलेंस, वो तो वैसे ही होगा, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट बेटा आपके पास में तब माइनस नहीं होती अगर वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, नॉन इन्वेस्टमेंट है तो आपके पास माइनस होगा। तो इफेक्टिव कैपिटल आ जाएगी 86,70,000, 86,70,000 आपके पास इफेक्टिव कैपिटल यहाँ पे बन जानी है, और ये फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है ना, यस सर। देन अगला जो पार्ट है बेटा सिंगल एंट्री से हमारा अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जो हम एक क्राइटेरिया करते हैं कैपिटल कंपैरिजन मेथड, ठीक है ना, कैपिटल अप्रोच, उसको लेके है ये क्वेश्चन है। मिस्टर अमन एक रन कर रहा है बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, वो कोई बुक्स नहीं मेंटेन करता अंडर डबल एंट्री। जब उनकी इनकम असेस करी मिस्टर अमन की फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, इनकम टैक्स ऑफिसर को लगा कि उसने डिस्क्लोज नहीं करी पूरी इनकम जो उसने अर्न करी है बिजनेस से, इंफॉर्मेशन दे रहा है 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, ठीक है ना। तो अब हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी बनेगी आपके पास बेटा, उसने इंफॉर्मेशन दी और कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर उससे एक लाइफ पॉलिसी मैच्योर भी हुई और अमाउंट मिला 50,000 का बिजनेस में रिटेन करा, ये एडिशनल कैपिटल होगी। बताओ क्या इनकम टैक्स ऑफिसर की कंटेंशन सही है कि नहीं, एक्सप्लेन बाय गिविंग और वर्किंग। तो हमें लगता है इनकम टैक्स ऑफिसर को उसने इनकम सही नहीं दिखाई, क्योंकि उसने इनकम सिर्फ इतनी दिखाई है बेटा, ठीक है ना। तो हमें चेक करना उसकी सही इनकम कितनी है, वो कैसे निकलेगा सर, ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे 31 मार्च 20 की, कैसे, एसेट माइनस लायबिलिटीज करके 1665 माइनस 413, तो 1665 माइनस 413 क्या, ये ओपनिंग कैपिटल आ गई। क्लोजिंग आ जाएगी क्लोजिंग को लेके, तो एसेट माइनस लायबिलिटीज किया 2840 माइनस 580, तो वो किया हमारे पास, क्लोजिंग भी आ गई। अब क्या करा हमने, कैपिटल कंपैरिजन, ड्राइंग्स ऐड करेंगे, फ्रेश कैपिटल माइनस करेंगे, तो 2260 है, ओपनिंग कैपिटल माइनस हुई आपके पास में, ड्राइंग्स कितनी है इस साल की 32,000 पर मंथ, तो इंटू 12 किया, तो ये ड्राइंग्स ऐड हो गई इसमें, और जो फ्रेश कैपिटल डाली थी कितनी डाली थी 50,000 की, जो उसकी पॉलिसी मैच्योर हुई थी उसका पैसा जो बिजनेस में डाला,
वो माइनस हो गया 50,000 जो है। फाइनली हमारी क्या बन गई, उसकी इतनी इनकम बनती है, प्रॉफिट उसका सही बनता है इतना। आप कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में कर लिया, ठीक है ना, वही चीज है। और दिखाई कितनी है सर, सिर्फ 9,12,000, तो बाकी उसने छुपाई है, सप्रेस करी है, छुपाई है उसने, कम दिखाई है, कितने एक्सटेंट से, 4,30,000 से। तो इनकम टैक्स ऑफिसर की कंटेंशन कि उसने अपनी तरीके इनकम पूरी नहीं दिखाई, वो बिल्कुल सही है। तो ट्रू इनकम जो है एक्सेस है भाई आपके पास 430 से, तो 430 से आपके पास में जो है उसने अपनी जो इनकम है वो अपने पास कम दिखाई है, 430 से अपनी इनकम कम दिखाई है बेटा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। देन अगला जो पार्ट है बेटा, अगला जो पार्ट है वो आ रहा है, इसी में और दिया हुआ ऑप्शन, ए ने एक्वायर करा 1 जनवरी को एक मशीन अंडर हायर परचेज जो प्रोवाइड करता है 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट 6,000 ईच की। पहली इंस्टॉलमेंट है बेटा 1 जुलाई को, 6 महीने बाद है। एज्यूम एप्लीकेबल रेट 10% पर एनम है। कैश प्राइस बताइए कैश वैल्यू मशीन का। अब यहाँ पे बेटा बैकवर्ड टेबल बनेगा, रिवर्स टेबल। क्यों सर? क्योंकि बेटा इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट रेट पता है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बेटा 10% पर एनम है। हम जब रिवर्स आएंगे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली है, तो 10% अगर पूरे साल का है तो 6 महीने का कितना हो गया सर, 5%। तो 5/105 हो जाएगा हमारा बैकवर्ड टेबल बनाते समय, 5/105 हो जाएगा। वो 5 बार आपका बनना है, वो रिवर्स आते जाएगा। हम बैकवर्ड टेबल बना लेते हैं, तो 6,000 है, आप 5/105 कर लेंगे, 5% हाफ ईयरली हो गया 10% पर एनम से, तो वो अपने पास करते जाएंगे। 5/105 किया, 5714 आया, 286 का इंटरेस्ट है, इतना प्रिंसिपल है। फिर ये आपके पास 5714 में 6,000 ऐड हुआ, अब वो 11,714 हुआ। अब उसका 5/105 क्या, वो बैकवर्ड टेबल जैसे मैं बच्चों को सिखाता हूँ बेटा, आप उस तरीके से अपने पास बना लीजिए। अगर आपने इस तरीके से करना, आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। अब बैकवर्ड टेबल बनाते जाएंगे, वो 5/105 आपका जो इंटरेस्ट माइनस होता जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड इसलिए बन रहा है क्योंकि कैश प्राइस दिया नहीं, वही तो निकालना है, इसलिए रिवर्स आ रहे हैं। तो आफ्टर चार्जिंग का क्राइटेरिया लग गया, ठीक है ना। तो 558 माइनस हुआ इंटरेस्ट का, बाकी आपके पास क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया उस बार का। फिर ऐसे आपका 6,000 ऐड हुआ, तो इसमें से अब क्या करेंगे, 5/105 इतना, तो आपके पास इतनी वैल्यू बन गई। फिर 6 ऐड हुआ तो इतना बन गया, फिर 5/105 माइनस हुआ तो इतना रह गया, तो इतना इंटरेस्ट है, इतना प्रिंसिपल है उस बार का। और फिर दोबारा से आपके पास ये करके 1299 माइनस होगा, और फाइनली आपका बनेगा 25977, 25977 आ जाएगा। वो आप टेबल अपने एंड पे बनाएंगे, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, सेम क्वेश्चन किया जाता है। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन सेम इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में भी गिवन है, तो वही वाला क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे भी डाला हुआ है। बहुत ही आसान सा साधारण सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। देन आपको कह रहा है एबीसी लिमिटेड एंटर करा इनटू बाइंडिंग एग्रीमेंट विद XYZ लिमिटेड टू बाय अ कस्टम मेड मशीन जिसकी 4 लाख वैल्यू है। 31 मार्च को डिलीवरी से पहले उन्होंने अपना मेथड चेंज कर दिया प्रोडक्शन का। न्यू मेथड के अंदर में अब कोई मशीन की जरूरत नहीं ऑर्डर करी, और उसे स्क्रैप कर दिया जाएगा डिलीवरी के बाद। कह रहा है एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू भी नील है, बताओ इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। तो बेटा ऐसा सेम क्वेश्चन आपके साथ किया जाता है फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन, जहां में बच्चों को लायबिलिटी की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। तो वही चीज आ गई, मशीन खरीदने का फैसला किया, पर डिलीवरी होने से पहले ये फैसला हो गया कि हमने मशीन को इस्तेमाल नहीं करना, हमने प्रोडक्शन मेथड चेंज कर, तो जिस दिन आएगी उसी दिन उसे एक तरीके से स्क्रैप कर देंगे, और स्क्रैप वैल्यू भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सारे का सारा लॉस आज ही आप रिकॉर्ड कर लेंगे, एंड बाय क्रिएटिंग अ लायबिलिटी इन फेवर ऑफ द अदर कंपनी। तो वही चीज यहाँ पे आ रही है। लायबिलिटी रिकॉग्नाइज तब करी जाती है जब आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज जो है उसे एंटिसिपेट किया जा सकता है और वैल्यू रिलायबली मेजर करी जा सकती है। एबीसी लिमिटेड को रिकॉग्नाइज करनी चाहिए लायबिलिटी 4 लाख की जो XYZ को है, जब आपके पास जो है एक्सपेंडिचर हमारा यहाँ पे अब खर्चा दिखेगा रादर देन एसेट, बिकॉज उससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं आने, मशीन का इस्तेमाल हमने करना ही नहीं है। इन द प्रेजेंट केस जो है इम्प्रोबेबल है जो फ्लो फ्यूचर बेनिफिट है। तो ये सारे का सारा खर्चा हमारा जो मशीन का है वो क्या एक्सपेंस है बेटा, क्योंकि मशीन इस्तेमाल ही नहीं करनी, स्क्रैप कर देनी जिस दिन आएगी। तो वो चार्ज करेंगे पूरे का पूरा 4 लाख जो है लॉस जो है P&L स्टेटमेंट में, और कॉरेस्पॉन्डिंग लायबिलिटी बना देंगे XYZ की फॉर द सेम अमाउंट। तो एंट्री इफेक्टिवली लगेगी P&L अकाउंट डेबिट टू XYZ लिमिटेड, मतलब कंबाइन एंट्री। अगर अलग अलग डालने तो पहले लॉस ड्यू टू चेंज टू XYZ लिमिटेड, और फिर P&L टू लॉस। तो अल्टीमेटली क्या नुकसान रिकॉर्ड हो रहा है P&L में और लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो ये हमारे पास था बेटा, जिससे ये वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाता है। एंड पूरे का पूरा जो हमारा मॉक टेस्ट पेपर है वो सारे का सारा प्रॉपरली मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, आप टाइम स्टैम्प्स के जरिए अपने पास में ये जरूर कर सकते हैं कि जोन सा क्वेश्चन आपको देखना है वो क्वेश्चन कर सकते हैं।
बस मैं यही बोलूंगा, आप अच्छे तरीके से अपने पास तैयारी करते रहिए एंड अपनी जो है प्रिपरेशन पे विश्वास करिए और अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। मैं हमेशा यही बोलता हूं बच्चों का, जस्ट गिव योर बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। तो वही चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड जैसे हमेशा आता है, द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। सो अपना बेस्ट आप लोगों को देना है, अपना बेस्ट आप लोगों को देना है एंड हमने किसी प्रकार से कोई भी प्रकार की कमी नहीं रखनी अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है ना। सो इसी के साथ ये वाला जो आपका एमटीपी का सेशन था सीरीज 1 का, वो मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है बेटा। अब हम अपने पास में होपफुली आपके जो डाउट्स होंगे किसी भी क्वेश्चन में वो आपके क्लियर हो गए होंगे एंड आप लोगों के लिए मैं और भी वीडियोस इसी प्रकार से लेके आता रहूंगा। सो टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।